सर कुछ साइंस से रिलेटेड मुद्दे हम आपसे बात करना चाहेंगे। जो सबसे रहस्यमय है हमारे लिए वो है कि ये ब्रह्मांड क्या है, कैसे चलता है। बहुत लोगों के मन में सवाल आते हैं कि आपके पास ब्लैक होल क्या हो जाता है, ब्रह्मांड की शुरुआत कैसे हुई, अंत कैसे होगा, क्या धरती के ऊपर ही आपके पास लाइफ है, क्या पानी कहीं और है। ऐसे तरह तरह के बहुत सारे हमारे पास सवाल हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सारी चीज़ों का हमें जवाब देंगे। तो सर आप हमें बताइएगा कि ब्रह्मांड की शुरुआत होती कहाँ से। ब्रह्मांड की शुरुआत समझाने के लिए बहुत सारी थियरीज हैं। उसमें से जो सबसे पॉपुलर थियरी है वो है बिग बैंग थियरी। कोई भी एक थियरी सारे सवालों के जवाब नहीं देती, तो आपको एक सवाल का जवाब किसी एक थियरी से मिलेगा, फिर दूसरे सवाल का जवाब दूसरी थियरी से मिलेगा। अगर हम लोग ये मान लें कि ब्रह्मांड की शुरुआत 13.6 बिलियन ईयर्स अगो हुई थी, सो इफ यूनिवर्स वाज क्रिएटेड 13.6 बिलियन ईयर्स अगो, तो उस दिन एक छोटा सा धमाका हुआ था। धमाका क्यों हुआ था? क्योंकि यूनिवर्स का जितना भी मास था वो एक सिंगल पॉइंट पे आके कॉन्सेंट्रेटेड होता जा रहा था। क्यों सर। वो थियरी है कि पहले एक्सपेंशन होता है एंड आफ्टर अ पॉइंट पूरा का पूरा यूनिवर्स वापस से फिर कंप्रेस्ड होना शुरू हो जाता है, और ये ब्रह्मांड इसी साइकिल को बार बार रिपीट हाँ, इसका मतलब यूनिवर्स बार बार क्रिएट होता होगा। 100%। तो यूनिवर्स एक ही बार बना है और ये पहली बार और आखिरी बार बना, ऐसा नहीं है। ये प्रोसेस कंटिन्यू चलता रहेगा। सो व्हेन द होल मास ऑफ द यूनिवर्स वाज कॉन्सेंट्रेटेड एट अ सिंगल पॉइंट, उसमें रिपल्शन इतना ज्यादा हो गया मैटर का कि इट एक्सप्लोडेड। अब वो जो एक्सप्लोजन है उसी को हम लोग बिग बैंग से जानते हैं। जिस दिन बिग बैंग हुआ था उस दिन उसमें से दो चीजें बाहर आई थी। वन वॉज एनर्जी, सेकेंड वॉज मैटर। अब एक्चुअल में ये दो चीजें नहीं है, ये एक ही चीज का दो फॉर्म है। तो जो चीज बाहर निकली थी उसने अपने आप को दो फॉर्म में मैनिफेस्ट किया, दो चीजों में दो फॉर्म्स लिए उसने। एक फॉर्म एनर्जी का लिया उसने, दूसरा फॉर्म उसने मैटर का लिया। अब ये एनर्जी और मैटर के दो फॉर्म ने ही आपस में मिलकर हमारे ब्रह्मांड में एलिमेंट्स बनाए। वो एलिमेंट्स अलग अलग तरीके से अरेंज हुए तो कंपाउंड्स बने। वो कंपाउंड का जो मास था, उस मास के हिसाब से उनको ग्रेविटी मिली, ग्रेविटी के हिसाब से उनका साइज बना, और एक दूसरे के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्सेस एग्जर्ट हुई। ये सबसे शॉर्टेस्ट एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं मैं कि कैसे यूनिवर्स पूरा क्रिएट हुआ था। तो एक्सप्लोजन हुआ, एक्सप्लोजन से एक चीज निकली जो दो फॉर्म में मैनिफेस्ट हुई, एनर्जी और मैटर। और ये एनर्जी और मैटर आपस में मिक्स हो होकर पहले एलिमेंट्स बने, एलिमेंट से कंपाउंड बने। कंपाउंड का जैसा जैसा मास था वैसा वैसा उनको ग्रेविटी मिली। उस ग्रेविटी के हिसाब से वो अलग अलग जगह पे जा जाके जमा हुए। जहां पे वो कंपाउंड बहुत ज्यादा अमाउंट में जमा हो गए वहां पे ग्रेविटी भी बहुत ज्यादा हो गई, और उसी जगह को हम लोग ब्लैक होल बोलते हैं। तो बेसिकली ब्लैक होल का क्या है? एक ऐसी जगह जहां पे ग्रेविटी इतनी ज्यादा है कि इवन लाइट भी वहां से जाकर तो वापस इतनी ज्यादा क्यों है सर ये। मास बहुत ज्यादा है। वहां पे एग्जैक्ट, हाँ, वहां पे ब्लैक होल में इतना ज्यादा ग्रेविटी है कि अगर आप एक लाइट भेजो, लाइट इज मेड अप ऑफ फोटोन, और फोटोन ऑलमोस्ट मासलेस होते हैं। तो ग्रेविटी वहां पे इतनी ज्यादा है कि वहां पे अगर लाइट भी चली जाए तो रिटर्न नहीं आ सकती। तो ये ब्लैक होल एक जगह है क्या, एक एक ये बात है कहीं से कहीं नहीं जाने नहीं, का। जगह है। अगर पूरे यूनिवर्स की अगर आप पूरी रचना देखो, इफ होल क्रिएशन अगर हम लोग एक साथ में देखें, तो पूरा का पूरा क्रिएशन आपको दो तीन चीजों से मिलकर बना हुआ दिखेगा। पहले तो कुछ प्लैनेट्स, प्लैनेट्स के अलावा कुछ स्टार्स। और स्टार्स का जब मास बहुत ज्यादा हैवी हो जाता है, बहुत ज्यादा, तो कई जगह तो थियरी में ये भी बोला गया कि वो स्टार खुद ही एक ब्लैक होल बन जाता है। और जैसे ही वो स्टार ब्लैक होल बनता है, अगर उसके आस पड़ोस का कोई दूसरा स्टार एक्सप्लोड हो जाए, डिस्ट्रक्ट हो जाए, तो वो जो दूसरा स्टार है उसका जो डिस्ट्रक्शन के बाद का पूरा मैटर है वो ये वाला ब्लैक होल खींच लेता है, जिससे इसका मास और ज्यादा बढ़ते जाता है। इस तरीके से हमारे पूरे यूनिवर्स में प्लैनेट्स, स्टार्स, ब्लैक होल और व्हाइट होल भी है। तो क्योंकि साइंस का ऐसा मानना है कि कोई भी चीज सिंगुलैरिटी में एग्जिस्ट नहीं करती। जैसे फोर्सेज ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर, जब भी एग्जिस्ट करेगी दो फोर्स एग्जिस्ट करेगी, एक्शन और रिएक्शन। तो ब्लैक होल अकेले एग्जिस्ट नहीं कर सकता, देयर मस्ट बी अ व्हाइट होल। इसमें हम लोग बिलीव करते हैं। तो अभी तक इसका हमारे पास कोई प्रत्यक्ष प्रमाण तो नहीं है। ब्लैक होल के प्रमाण हालांकि मिल चुके हैं। व्हाइट होल का अभी तक हमारे पास कोई एग्जैक्ट वो नहीं है, फोटो वगैरह नहीं है, बट हमारा कैलकुलेशन बोलता है कि देयर मस्ट एग्जिस्ट व्हाइट होल ऑल्सो। और यही पूरा का पूरा हमारा ब्रह्मांड है। स्टार्स, प्लैनेट्स और ब्लैक होल अलग अलग जगह पे अलग अलग चीजें हैं। इसको छोड़ के यूनिवर्स में कोई भी चीज नहीं, और कोई भी चीज नहीं है। और इनके मास के हिसाब से इनके आपस की फोर्स डिसाइड होती है। जिसका जैसा मास है वो अपने आस पड़ोस की चीजों पे उतना ग्रेविटेशनल फोर्स लगाता है, और जैसा वो ग्रेविटेशनल फोर्स लगाता है उसके हिसाब से वो एक दूसरे के अराउंड में घूमते हैं। तो जो बड़ा रहेगा उसके अराउंड में छोटा वाला घूमेगा। छोटा वाला घूमेगा, एग्जैक्टली। तो क्या ये यूनिवर्स है या इसके आगे भी कोई दुनिया है। इसके आगे भी दुनिया है, क्योंकि अब साइंस मल्टीवर्स की थियरी में मानता है। पहले हम लोग यूनिवर्स बोलते थे, नाउ देयर इज अ न्यू वर्ड कॉल्ड मल्टीवर्स। मल्टीवर्स का मतलब है कि एक ही यूनिवर्स नहीं है, बहुत सारे यूनिवर्सेस हैं, और ये एट अ टाइम अलग अलग डायमेंशंस में ये सारे यूनिवर्स चल रहे हैं। कितने यूनिवर्स हो सकते हैं? इनफाइनाइट।
इसीलिए हमने बस मल्टीवर्स बोलकर छोड़ दिया, क्योंकि हम ये नहीं बोल रहे कि 10 है, 5 है, 15 है। इनफाइनाइट नंबर ऑफ यूनिवर्सेस आर देयर, उसमें से एक यूनिवर्स की हम एक पॉसिबिलिटी है, तो हम कोई रियलिटी नहीं है, हम एक पॉसिबिलिटी है बस। तो ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पे छोड़ के कहीं और भी लाइफ होगी, बिल्कुल है। जैसे कि कुछ एग्जाम्पल? जैसे अगर अभी हमारी गैलेक्सी जो है मिल्की वे गैलेक्सी है, मिल्की वे गैलेक्सी के बाद आप जाओगे एंड्रोमेडा गैलेक्सी पड़ेगी, तो एंड्रोमेडा के आगे और भी गैलेक्सीज हैं। तो अलग अलग गैलेक्सीज पे कुछ ऐसे प्लैनेट्स हमको अजम्पशंस में आ रहे हैं कि वहां पे लाइफ का होना पॉसिबल है। हमारे कैलकुलेशंस ऐसा बता रहे हैं कि अगर वहां की ये क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं तो वहां पे लाइफ हो सकती है। अब तक हमको उनका कुछ भी फोटो वगैरह तो नहीं मिला है। जो अभी सबसे लेटेस्ट टेलीस्कोप हमने लगाया हुआ है, पुराना हमारा हबल टेलीस्कोप था, वो हटा दिया गया है। अब उसकी जगह पे जेम्स वेब टेलीस्कोप जो इस वक्त फंक्शन कर रहा है यूनिवर्स में, उसने जो डिस्टिंक्ट गैलेक्सीज की फोटोज भेजी है, उन फोटोज को देखकर कैलकुलेशंस तो ये प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि वहां पे लाइफ होगी, बट अब तक हमारे पास इसका कोई प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं है। कॉन्स्पिरेसी थियरीज है बहुत सारी, तो कोई पुख्ता सबूत तो नहीं है, पर मैथमेटिकल कैलकुलेशंस ये अलाउ करते हैं कि अर्थ के अलावा भी लाइफ होनी चाहिए। तो वहां पे इंसान ही होंगे सर, या एलियन के नाम पे दूसरे को जीव होंगे? ये बोलना बहुत मुश्किल है, बट एलियन और इंसान के बीच का कनेक्शन समझा देता हूँ। एलियंस कोई अलग स्पीशीज नहीं है। जैसे हम मानते हैं डार्विन की थियरी के हिसाब से दैट वी गॉट इवॉल्व फ्रॉम मंकीज, मंकीज इवॉल्व होकर इंसान बने। तो अगर इंसान भी इवॉल्व हो तो क्या बनेगा? क्योंकि हम इवोल्यूशन की आखिरी स्टेज नहीं है, हमारे बाद भी कुछ इवोल्यूशन पॉसिबल है। फिजिकल इवोल्यूशन का ये एंड है, अब हम लोग फिजिकली इससे ज्यादा इवॉल्व नहीं हो सकते, पर मेंटल इवोल्यूशन अभी भी पॉसिबल है। तो ऐसा मानना है साइंस का कि एलियंस आर मेंटल इवोल्यूशन ऑफ ह्यूमंस। तो वो हमसे आगे की चीज है। जैसे हम जानवरों से आगे की स्पीशीज है, वैसे वो हमसे भी आगे की स्पीशीज है। तो वो जिस प्लेनेट पे रहते हैं वो प्लेनेट ज्यादा एडवांस्ड है, वहां पे टेक्नोलॉजी ज्यादा है। जैसे अगर हम लोग ट्रैवल करते हैं तो हम लोग नॉर्मल व्हीकल से ट्रैवल करते हैं। हमारा व्हीकल 200, 500, 10,000 किलोमीटर के लिए डिजाइंड है। वो जिससे ट्रैवल करते हैं वो यूएफओ है। नहीं, बट मेरा सवाल ये सर, वो हमसे एडवांस हुए कैसे? हमसे एडवांस जैसे अभी हम जानवरों से कैसे एडवांस हुए? बाय द थियरी ऑफ एवोल्यूशन। एवोल्यूशन की थियरी क्या बोलती है? देयर विल ऑलवेज बी अ सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट। सर्वाइवल के लिए हम जो भी कुछ एक्शंस लेते हैं वही हमारा इवोल्यूशन करवाता है। और जैसे जैसे हम इवॉल्व होते गए वैसे वैसे हम सिविलाइज्ड होते गए। अब जो सभ्यता हमसे आगे की रही होगी वो हमसे पहले सिविलाइज्ड हो गई होगी। ओके, इन टर्म्स ऐसा मान सकते हैं कि अगर वहां पे ग्रह जो था, धरती पहले बनी, पानी पहले आया, इंसान पहले आया, हाँ। तो हमसे ज्यादा एडवांस निकले, या जो कि हमारा ऐसा भी हो सकता है कि वो यहीं से वहां गए हो, ऐसा भी हो सकता है शायद वहां से यहाँ पे आए हो। हाँ, वैसा पॉसिबिलिटी सब है। ज्यादा पॉसिबिलिटी इस बात की, जितना हम लोग जानते हैं उसमें ज्यादा पॉसिबिलिटी इस बात की है कि हो सकता है कि वो पहले यहीं रहे हो पर वो हमसे पहले पैदा हुए। अब नाउ सिंस दे आर मोर एडवांस देन अस, तो उन्होंने तो 10,000 साल पहले ये देख लिया होगा कि अब ये सब चीजें तो हमारे पास आई गई हैं, तो वो तो इससे ज्यादा एडवांस चीजें ढूंढेंगे। तो दैट्स व्हाई ये यहाँ से छोड़कर किसी दूसरी जगह पे गए हो, और ये साइकिल कंटिन्यू चलता ये कंटिन्यू चलता रहेगा। तो क्या पॉसिबिलिटी कि मार्स के ऊपर भी लाइफ रही होगी? पॉसिबिलिटी फिलहाल में अब तक तो हम लोगों के पास अच्छी खासी फोटोज है, तो हमारे पास इसका कोई डायरेक्ट एविडेंस तो नहीं है कि मार्स पे कोई लाइफ होगी, बट वहां पे लाइफ क्रिएट की जा सकती है। ऐसी क्लाइमेटिक कंडीशन जरूर, मतलब पहले वहां पे नहीं हाँ, दिया है। उसका कोई भी अभी तक हमारे पास प्रमाण नहीं है कि वहां से पहले से कोई लाइफ है या नहीं, इसका कोई भी अभी तक प्रमाण नहीं मिला। और मेरे ख्याल से अगर अब तक नहीं मिला मतलब पहले से कोई लाइफ वहां पे नहीं है, क्योंकि मार्स के हमारे पास काफी ज्यादा अच्छी फोटोग्राफ्स हैं। तो अगर वहां पे लाइफ होती ही तो ऐसा तो नहीं होगा कि लाइफ किसी एक ही साइड में कॉन्सेंट्रेटेड होगी। जैसे अर्थ को ही अगर हम लोग देख लें तो जहां पे लाइफ है और जहां पे नहीं है, जहां पे नहीं भी है उस जगह को देखकर इतना तो अंदाजा लग जाता है कि यहाँ पे लाइफ हो सकती है या नहीं। तो मार्स पे हमको ये सब चीजें अभी तक नहीं दिखी है, तो मुझे नहीं लगता कि मार्स पे पहले से कोई लाइफ होगी। तो वहां पे कहीं पानी वगैरह मिलने का नहीं, वहां पे पर आप पानी बना सकते हो, मिला नहीं है? नहीं, मिला नहीं है अभी तक। वहां पे हम लोग ऐसी कंडीशंस क्रिएट कर सकते हैं, हम लोग यहाँ से कुछ जाकर वहां पे गैसेस रिलीज करेंगे, वो गैसेस क्लाउड बनाएंगी और क्लाउड बनने के बाद में वो वाटर के फॉर्म में वहां पे पानी क्रिएट किया जा सकता है। इतनी कंडीशंस है। ठीक, जैसे चांद बनने का अगर प्रोसेस बता दूं, कैसे चांद बनना होगा आपके? एग्जैक्टली, जब कोई भी मैटर जैसे बिग बैंग निकला तो जो मैटर अलग अलग डायमेंशंस में गए और जिस एनर्जी के साथ वो लोग गए, वो एनर्जी, जैसे अगर मैं किसी चीज को ज्यादा एनर्जी दे दूं तो वो यहाँ तक जाएगी, कम एनर्जी दे दूं तो वो यहीं पे रुक जाएगी। अब जो चीज यहाँ पे रुक गई तो यहाँ पे रुकने वाले अगर 10 पार्टिकल हैं तो ये डिस्टेंस पे कितने पार्टिकल जमा हुए? 10। पर यहाँ तक 20 पार्टिकल ऐसे थे जिनको मैंने ज्यादा एनर्जी दी थी, तो वो 20 के 20 तो आगे जाकर रुकेंगे। तो आगे वाले पार्टिकल कितने हुए? 20। पीछे वाले कितने हुए? 10। 10 वाले का साइज छोटा, 20 वाले का साइज बड़ा। ऑब्वियस है कि ये उसके अराउंड में रिवॉल्व करने लग जाएगा। ये एक मोटा मोटा कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ कि किस तरह से किसी भी प्लेनेट को उसका मून मिलता है। तो एक्सप्लोजन से जब मैटर निकला तो हर मैटर के पास इक्वल एनर्जी नहीं थी।
जिसके पास जितनी एनर्जी थी उसने उस हिसाब से डिस्टेंस ट्रैवल किया, जिसने जितना डिस्टेंस ट्रैवल किया उस हिसाब से उतने पार्टिकल्स का या उतने जगह कंपाउंड्स पे का आगे क्लस्टर बना होगा, और जी। जिसका जैसा क्लस्टर बना उसको वैसी ग्रेविटी मिली, जैसी ग्रेविटी मिली उस हिसाब से वो आस पड़ोस के प्लैनेट्स के साथ अलाइंड हो गए, तो फिर और फिर एक सोलर सिस्टम बना। वहां पे पानी मिला है तो वो कैसे रहा होगा? अल्टीमेटली पानी क्या है, कंपाउंड ही है। हम्म। तो जब बाकी के कंपाउंड्स के मिलने की पॉसिबिलिटी बन रही है तो पानी के मिलने के लिए बस उसकी कंडीशंस होनी चाहिए वहां पे। पर ये कोई मार्स जुपिटर पे नहीं मिला हुआ है। वहां की कंडीशंस वैसी नहीं है ना। Okay. टेम्परेचर मैटर करता है, ग्रेविटी मैटर करती है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को आपस में बॉन्ड बनाने के लिए जितनी एनर्जी चाहिए एग्जैक्ट उतनी एनर्जी होनी चाहिए। जैसे अगर आप किसी बर्तन में पानी लो, गर्म करो तो पानी बॉईल होता है, पर अगर आप गर्म तवे पे पानी मार दो तो बॉईल नहीं होता, डिकम्पोज हो जाता है। तो वो टेम्परेचर एग्जैक्ट उसी अमाउंट में होना चाहिए कि वो H2 और O2 का बॉन्ड बन पाए। अगर वो बॉन्ड उसी कंडीशन में बन पाएगा तो ही हाइड्रोजन वाटर बनेगा। तो इसीलिए कौन सी चीज बनेगी कौन सी चीज नहीं बनेगी ये सब कुछ डिपेंड करता है कंडीशंस के ऊपर, और ऐसी कंडीशंस हमारी जानकारी में सबसे बेस्ट हमारे ही प्लेनेट पे है। ओके। इसीलिए सिर्फ हमारे ही प्लेनेट पे आपको सारी चीजें, झाड़ पानी पत्ता सब दिख जाएगा। तो इसके अंदर पूरे सोलर सिस्टम के अंदर जुपिटर का क्या रोल है इसके अंदर? कुछ अब जुपिटर का रोल अभी जैसे हमारे साइंटिफिकली अगर देखा जाए तो हमको उससे कुछ ज्यादा लेना देना है नहीं। हमारे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा प्लैनेट है वो, सबसे ज्यादा हैवी प्लैनेट है वो, तो ये सब चीजों से हमको कोई डायरेक्ट रिलेशन तो नहीं है, और ना ही जुपिटर के होने या ना होने से हमारे अर्थ को कोई बहुत ज्यादा वो फायदा हो रहा है। अब वो सोलर सिस्टम का एक हिस्सा है जैसे बाकी के प्लैनेट्स हैं, तो साइंस तो इसमें कुछ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देगा उसको, क्योंकि जैसे बाकी के प्लैनेट्स हैं वैसे वो भी है। तो ऐसी कोई संभावना है कि सोलर सिस्टम के अंदर दूसरा भी कोई चांद या ग्रह हो जहाँ पे एलियंस या इंसान रहते होंगे? बिल्कुल हो, क्योंकि जैसे वो हो सकता है वो दूसरे यूनिवर्स में हो। ना मैं सोलर सिस्टम के अंदर की बात कर रहा हूँ। नहीं, हमारे सोलर सिस्टम में तो नहीं। हमारे टाइटन है आपके पास, जो सैटर्न का मून है उसके पास भी नहीं है? नहीं, हमारे सोलर सिस्टम के बारे में हमारे पास इतना तो, मतलब मैं 100% श्योरिटी तो नहीं दूंगा, बट मोस्टली वी आर सर्टेन कि हमारे सोलर सिस्टम में तो ये चांसेस नहीं है, क्योंकि जेम्स वेब टेलीस्कोप के थ्रू हम लोगों ने डिस्टेंट गैलेक्सीज तक के फोटो ले लिए। अब अगर हमने दूसरी गैलेक्सी के फोटो ले लिए तो ऑब्वियसली कि हम अपनी गैलेक्सी को तो काफी अच्छे से जान चुके हैं, और कम से कम इतना तो हम जानते ही होंगे कि वहाँ एलियंस है या नहीं है। अब अगर वो डेटा ही रिवील ना किया गया हो तो मैं उसकी श्योरिटी नहीं दे सकता, बट एट प्रेजेंट जितना नॉलेज हमारे पास है तो चांसेस बहुत कम है कि वहाँ पे ऑलरेडी एलियंस वगैरह, एलियंस अगर है तो किसी दूसरी गैलेक्सी में है या तो किसी दूसरे यूनिवर्स में है। और वो अलग अलग गैलेक्सी में नहीं होंगे, हमारे गैलेक्सी में नहीं होंगे, वो अलग अलग डायमेंशंस में ट्रैवल करते हैं। तो हो सकता है कि वो इसी रूम में हो पर वो अलग डायमेंशन में हो। अगर वो अलग डायमेंशन में, हमारे सेंसेस वो लेवल पे नहीं होंगे शायद। नहीं है, नहीं, क्योंकि हम लोग से 3 ही डायमेंशन देख सकते हैं, XY Z। तो अगर कोई इन 3 डायमेंशंस के अलावा किसी 4th डायमेंशन में हो, जैसे कि यूनिवर्स को जो सबसे ज्यादा जिस थियरी ने समझा है उस थियरी का नाम है स्ट्रिंग थियरी। इस थियरी ने सबसे ज्यादा सवालों के जवाब दिए, इसने बिग बैंग से भी ज्यादा जवाब दिए। तो स्ट्रिंग थियरी को पॉसिबल बनाने के लिए 11 डायमेंशंस की जरूरत होती है। तो स्ट्रिंग थियरी अब तक की सबसे लेटेस्ट और सबसे ज्यादा डेवलप थियरी मानी जाती है। तो अगर स्ट्रिंग थियरी के हिसाब से हम जाते हैं तो कम से कम 11 डायमेंशंस एग्जिस्ट करने चाहिए। तो 11 डायमेंशंस की अगर हम बिलीव कर ले तो उसमें से हम तो सिर्फ 3 को ही देख पाते हैं। तो हो सकता है कि एलियंस इस वक्त किसी 4th या 5th डायमेंशन में हो, वो हमको देख सकते हैं, क्योंकि हायर डायमेंशन वाला लोअर वाले को देख सकता है पर लोअर वाला हायर वाले को नहीं देख सकता। तो आपकी बात उस केस में सही हो सकती है कि एलियंस हो सकता है हमारे सोलर सिस्टम में हो पर वो अलग डायमेंशन में हो, तो हमको नजर नहीं आएगा, समझ नहीं आएगा। बिल्कुल नहीं आएगा, वो हमको देख सकते हैं जी, हम लोग उनको नहीं देख सकते। जी। तो सर वॉयेजर 1 और वॉयेजर 2 हाँ, अंतरिक्ष भेजने का एक्चुअली मोटो क्या था? यही मोटो था कि हम लोग जानना चाहते थे कि अंतरिक्ष काम कैसे कर रहा है, ये ग्रेविटेशनल फोर्स कैसे हमारे सोलर सिस्टम को बैलेंस रखती है, क्या यूनिवर्स सच में एक्सपैंड हो रहा है, क्योंकि ऑन पेपर मैथमेटिक्स तो ये प्रेडिक्ट करता है कि यूनिवर्स इज कॉन्स्टेंटली एक्सपैंडिंग। तो ये सब चीजों प्लस दूसरी गैलेक्सीज हैं भी या नहीं है, हम यही सब जानने के लिए इस तरह की चीजें करते हैं। तो वो वॉयेजर 1 वॉयेजर 2 भेजने का सबसे मेन रीजन यही था कि ब्रह्मांड के बारे में हम और ज्यादा जानकारी जुटा पाए, दूसरे प्लैनेट्स के बारे में जितना ज्यादा समझ पाए, उनका रोटेशन क्या है, रिवोल्यूशन क्या है, तो ये सब चीजें इसी से मालूम पड़ती हैं। सर मुझे एक बात बताइए, एज वेल एस्ट्रोलॉजर भी है, तो क्या ये ग्रहों का या अंतरिक्ष का हमारी जिंदगी पर कोई परिणाम होता है? इसको ऐसे समझना चाहिए कि एस्ट्रोलॉजी एक थियरी है, बिल्कुल वैसे जैसे मैथमेटिक्स एक थियरी है। मैथमेटिक्स भी एग्जिस्ट नहीं करती, एस्ट्रोलॉजी भी एग्जिस्ट नहीं करती, रियल लाइफ में ये दोनों एग्जिस्ट नहीं करती, पर मैथमेटिक्स के रिजल्ट्स प्रूव कर सकते हो आप। जैसे मैं अक्सर स्टूडेंट से ये बात पूछता हूँ कि 1 - 2 इज हाउ मच, तो जनरली आंसर आएगा -1। बट अगर आप नोटिस करोगे तो आपको हंसी आ जाएगी कि आप 1 में से 2 घटा ही नहीं सकते। आप 1 में से -2 कैसे करोगे? अगर आपके पास 1 पेन है तो उसमें से 2 पेन कैसे निकालोगे?
जब है ही एक पेन तो उसमें से दो कैसे निकल जाएगी? तो सुनने में ये चीज इलॉजिकल लगती है, बट इसके रिजल्ट्स तो ट्रू है। पूरा मैथ्स इसी थियरी के बेस पे चल रहा है। तो एस्ट्रोलॉजी भी वैसी एक थियरी है। अब मैथ्स के रिजल्ट्स हम प्रूव कर पाते हैं क्योंकि उसको बहुत अच्छे से वेल रिसर्च करके मैथ्स को कंस्ट्रक्ट किया गया है। एस्ट्रोलॉजी पे अनफॉर्चुनेटली उसके प्रेडिक्शन पार्ट पे बहुत काम किया गया है, उसके सॉल्यूशन पार्ट पे बहुत काम किया गया है, पर उसके प्रेजेंटेशन पार्ट्स पे बहुत काम किया गया है, उसके एक्सपेरिमेंट्स बहुत कम हुए हैं। तो अगर अब मैं एस्ट्रोलॉजी को मैथमेटिक्स से कंपेयर कर दूंगा तो ऑब्वियसली बहुत सारे लोगों को बुरा लग जाएगा, क्योंकि वो बोलेंगे नहीं नहीं दैट इज अ सुपरस्टिशन और मैथमेटिक्स तो रियल है। पर ऐसा होने की वजह ये नहीं है कि वो सुपरस्टिशन और ये रियल है, ऐसा होने की वजह ये है कि एस्ट्रोलॉजी के एक्सपेरिमेंट्स पे काम ही नहीं किया गया। बहुत सारे साइंटिस्ट दुनिया में ऐसे हुए हैं जिनकी ये डिमांड है कि हमको एक बार एस्ट्रोलॉजी को कंसीडर करके एक बार और एक नए व्यू से पूरे ब्रह्मांड को स्टडी करना चाहिए। एस्ट्रोलॉजी कैन बी अ वेरी ग्रेट हेल्प इन अ स्टडी ऑफ यूनिवर्स, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी में ऐसी कई चीजें बताई गई हैं जो अमेज कर देती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक मंत्र है, ओम ब्रह्मा मुरारी त्रिप्रांतकारी भानु शशि भूमि स्थितो बुधाश गुरुश शुक्र शरीराव केतवे सर्वेग्रह शांति करा भवन्तु। ये 9 ग्रह शांति का एक सिंपल सा मंत्र है, बट इसमें कमाल की बात है कि इतना पुराना मंत्र है और इसमें 9 ग्रहों के पुराने प्रॉपर नाम आए हैं, प्रॉपर। और अब ये बहुत चौंकाने वाली बात है कि इतने हजार साल पहले जब टेलीस्कोप छोड़ दो, माए कुछ भी नहीं था हमारे पास, तो आप इतना एग्जैक्टली कैसे बता सकते हो कि 9 ही ग्रह होते हैं? और सिर्फ चलो आपने तुक्का मार दिया हो तो तुक्का इतना सटीक कैसे बैठ सकता है? आप 8 बोल सकते थे, आप 10 बोल सकते थे, हमने बराबर 9 ही ग्रह बोले थे। ठीक है चलो 9 ग्रह बोले तो बोले। जैसे अभी आपने जुपिटर के बारे में पूछा था, उनको ये कैसे पता कि जुपिटर ही सबसे बड़ा ग्रह होता है? एस्ट्रोलॉजी में भी यही माना जाता है कि जुपिटर सबसे बड़ा ग्रह है, उसका भार बहुत ज्यादा है, उसको गुरु बोलते हैं और जो एस्ट्रोलॉजी में। देन अगर आप सैटर्न की पोजीशन देखोगे, अगर मूवमेंट देखोगे, तो रियलिटी में भी सैटर्न बाकी के प्लैनेट्स की तरह नहीं घूमता। एस्ट्रोलॉजी में भी ये बोला जाता है कि सैटर्न और सन ये दोनों एक दूसरे के एनिमीज हैं। तो इतना सटीक तुक्का वो कैसे मार पा रहे हैं? तो एस्ट्रोलॉजी में ट्रूथ है, दैट्स फॉर श्योर, पर वो ट्रूथ उतने अच्छे से रिसर्च नहीं की गई है, उतने अच्छे से एक्सपेरिमेंट नहीं किए गए कि अभी के अभी मैं उसको साइंस से कंपेयर कर पाऊँ। बट अगर कोई ये बोले कि नहीं एस्ट्रोलॉजी एकदम फालतू साइंस है, तो मैं नहीं मानता। हाँ, मैं ये भी नहीं मानता हूँ कि एस्ट्रोलॉजी, जितना लोग बाकी के लोग फेंक रहे हैं कि एस्ट्रोलॉजी लाइफ बदल देगी, मैं ये भी नहीं मानता। पर एस्ट्रोलॉजी डेफिनेटली एक थियरी के तौर पे वो है, और वो बहुत कुछ उसमें सही है, कुछ एक्स्ट्रा है जो लोगों ने अभी यहाँ वहां से रूमर फैला दिए हैं, तो वो तो मैं भी मानता हूँ। पर जो कोर एस्ट्रोलॉजी है वो एग्जिस्ट करती है और उसका ह्यूमन लाइफ पे इम्पैक्ट भी होता है। मतलब सारे ग्रहों का आपकी ह्यूमन लाइफ में इम्पैक्ट है? 100% है, करेक्ट। 100% है। ये हो सकता है कि एस्ट्रोलॉजल थोड़ा एग्जैजरेट करके बता दे, थोड़ा बड़ा चढ़ा कर बता दे। जैसे अगर आप यही बात एस्ट्रोलॉजर से पूछोगे तो वो तो ये बोल देगा अरे ग्रह तो तुम्हारी जिंदगी बदल सकते हैं। वो मैं नहीं मानता। हाँ, पर मैं ये भी नहीं मानता कि नहीं, ग्रहों का कोई इम्पैक्ट होता ही नहीं है। इम्पैक्ट तो 100% होता है। अब वो इम्पैक्ट को मैं कितना बढ़ा चढ़ा कर बता रहा हूँ वो एक अलग ही बात है, उसको फिर कभी सोच सकते हैं हम लोग। पर अगर कोई एस्ट्रोलॉजी की थियरी को ही डिस्कार्ड करना चाहे तो मैं एग्री नहीं करता। एस्ट्रोलॉजी एज अ थियरी सच है, 100% सच है। बस अगर आप किसी पढ़े लिखे एस्ट्रोलॉजर से बात करोगे तो आप भी बिलीव करने लगोगे। अनपढ़ वाले से बात करोगे तो वो ये प्रोमिसेस ज्यादा करेगा, एक्सप्लेनेशन कम देगा। जी, तो क्या ऐसा कोई चांसेस है कि हमारे मृत्यु के बाद भी कोई जिंदगी हो? इसको ना हाँ बोला जा सकता है ना बोला जा सकता है, क्योंकि अगर मैंने बोल दिया हाँ, ऑब्वियस है कि 4 कमेंट्स आ जाएंगे कि आपने देखा है क्या वगैरह वगैरह। हालांकि इस तरह के बेतुके सवाल नहीं पूछने चाहिए। मैंने कई बार देखा कि जब साइंस का कोई आंसर दो तो जो पागल लोग होते हैं वो पागलों की तरह पूछते हैं तुमने देखा है क्या? तो देखा तो हमने बहुत कुछ नहीं है। जैसे अभी मैं आपको अगर 4 गालियां दे दूं तो वो गालियां दिखती नहीं है, पर आपको अभी कभी गुस्सा आ जाएगा। तो दिखना किसी चीज का पैरामीटर नहीं होता। तो अगर कोई ये सब सोच रहा है कि देखा है क्या, तो ये फालतू की बातें नहीं करे तो ज्यादा अच्छा। हम हर चीज को हम नहीं देख सकते, और हर वो चीज जो नहीं दिखती वो नहीं होती, ऐसा नहीं है। साइंस भी ऐसा नहीं मानता। दिखते तो हमको एटम्स भी नहीं है तो एटम्स होते ही नहीं है, दिखते तो हमको इलेक्ट्रॉन्स भी नहीं तो क्या इलेक्ट्रॉन्स होते ही नहीं है? तो होते तो है। दूसरी बात कि लाइफ आफ्टर डेथ भी एक थियरी है। ये सारी की सारी थियरीज है, तो ये आपके बिलीफ सिस्टम पे चलेंगी। अगर मैंने डायरेक्ट बोल दिया कि ये होती है तो मेरे से प्रूफ मांगा जाएगा। और अभी मैंने कहा कि इनके ऊपर अभी तक ऐसे एक्सपेरिमेंट्स नहीं किए गए जिनको मैं डेमोन्स्ट्रेट कर सकूं पब्लिकली, तो वहां तो मुझे हारना पड़ेगा। दूसरा कि अगर साइकोलॉजिकल लेवल पे आप, जब ये लाइफ आफ्टर डेथ कहां से शुरू हुआ? इंसान के पास सवाल होते हैं, इंसान उन सवालों के जवाब ढूंढता है। जवाब ढूंढने के लिए वो नई नई थियरीज बनाता है। तो वही थियरीज के थ्रू एक थियरी ये बन गई कि देयर मस्ट बी अ लाइफ आफ्टर डेथ, क्योंकि हम ये जानना चाहते हैं। इंसान हमेशा से क्यूरियस रहा है हर चीज के ओरिजिन और उसके फाइनल डेस्टिनेशन में।
ये हमेशा से, जब हम जंगल में थे हम तब भी इस बात में बहुत इंटरेस्टेड थे कि हाउ द यूनिवर्स वाज क्रिएटेड एंड हाउ इट विल एंड। ये दो सवाल ह्यूमैनिटी में हमेशा कांस्टेंट रहे। वो चाहे आप कोई भी सभ्यता उठा लो, आप जंगल के आदिवासियों को उठा लो या आप आइंस्टाइन के लेवल के साइंटिस्ट को उठा लो, ये दो सवाल हमेशा से लोगों को फैसिनेट करते रहे कि दुनिया बनी कैसे और ये एंड कैसे होगी। अब दिक्कत ये है ना कि हम जो लाइफ जी रहे हैं उसमें हमने कभी नहीं देखा कि कोई चीज फाइनली खत्म ही हो जाए। हमने हमेशा यही देखा है कि एक चीज जो खत्म होती है वो कोई ना कोई और फॉर्म ले लेती है। अब वो सेम साइकोलॉजी हमको ये मानने से इनकार करवाती है कि जब हम मर जाएंगे तो हम खत्म हो जाएंगे, क्योंकि हमने आज तक कभी किसी चीज का एंड देखा ही नहीं है। अभी अगर आप अपने घर से कोई कचरा फेंक दो तो कचरा आपके घर से खत्म हो गया, पर बाहर जाके वो कचरा कोई ना कोई और फॉर्म लेने वाला है। तो हमने अपनी रियल लाइफ में हमेशा देखा है कि चीजें ट्रांसफॉर्म होती हैं, एक से दूसरी, दूसरी से तीसरी। एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड। तो अब हमारा दिमाग ये एक्सेप्ट ही करने को तैयार नहीं है कि डेथ के बाद में ये कहानी यही खत्म हो गई। तो अब आपके ऊपर है, यू हैव अ चॉइस। अगर आप उस थियरी में मानो तो देयर इज अ लाइफ आफ्टर डेथ, पर अगर आप उस थियरी में नहीं मानो तो मैं आपको प्रूफ भी तो नहीं कर पाऊंगा। तो क्या एस्ट्रोलॉजी इसका जवाब दे सकती है कि लाइफ? बिल्कुल दे सकती है, बिल्कुल दे सकती है, बट उस जवाब को प्रूफ नहीं किया जा सकता। Okay. दिक्कत प्रूफ पे आएगी। Okay. तो जब भी मैं बोलूंगा कि हाँ ये सच है, ये बस मुझे पता है 4 लोग बोलेंगे कि क्या प्रूफ है, तो मैं पहले ही बता दे रहा हूँ कि इस बात का अभी प्रूफ नहीं है, फ्यूचर में आएगा। हाँ आ सकता है। और इसी बात का लोग फायदा उठाकर बोल देते हैं एस्ट्रोलॉजी ये है, नॉनसेंस है। वो नॉनसेंस नहीं है, गलत नहीं है। उसका प्रूफ भी इसलिए नहीं है क्योंकि किसी ने उस पर काम ही नहीं किया। जब आप उस पर काम करो तो मैं मानू ना। जब साइंटिफिक ओरिएंटेशन से एस्ट्रोलॉजी की थियरीज को अभी तक एनालाइज किया ही नहीं गया, तो आप ये भी किस बेसिस पे बोल रहे हो कि ये गलत ही निकलेगा? ऐसी बहुत सारी चीजें जिन पे अभी भी रिसर्च ऑन गोइंग है। और एस्ट्रोलॉजी की बहुत सारी बातें इतनी शॉकिंग है, फ्रिट्ज ऑफ कैप्रा करके बहुत बड़े साइंटिस्ट हुए, उन्होंने किताबें लिखी हैं। तो वो तो साइंटिस्ट है ना। ओपनहाइमर पूरी दुनिया में रिलीजन के बारे में बहुत प्रचार करते थे। ऐसे बहुत सारे साइंटिस्ट हुए हैं जिन्होंने अब आप एक साइंटिस्ट को एक्सेप्ट करोगे एक की बात और दूसरे की नहीं करोगे तो ये तो हिपोक्रेसी हो गई। करेक्ट। अब आप दोनों के दोनों साइंटिस्ट है ना, तो अगर आपको लग रहा है कि जो रिलीजन को डिस्कार्ड कर रहा है या एस्ट्रोलॉजी को डिस्कार्ड कर रहा है अगर वो सही है, अगर उसके सही होने के चांसेस है, तो फिर चांसेस तो इसके भी सही होने के, क्योंकि दोनों साइंटिस्ट हैं। और अगर इसके पास प्रूफ नहीं है सही होने के, तो इसके पास भी क्या प्रूफ है गलत होने के? दिक्कत क्या हो जाती है कि एस्ट्रोलॉजी को इस सेंस में नहीं बनाया गया कि वो 100% एक्यूरेट प्रेडिक्शन दे। उसमें मोटे मोटे प्रेडिक्शंस निकाले जाते हैं जो कि ट्रू है। अगर आप आज भी पंचांग उठा के देख लो, इतने 1000 साल बाद भी आज भी पंचांग में जिस डेट पे पूर्णिमा आती है, पूर्णिमा उसी डेट पे आती है। तो ये भी तो आप इसको आप कैसे डिस्कार्ड कर दोगे? वो भी तो एस्ट्रोलॉजी का ही पार्ट है। ये एक महीने मैच हो जाए, 2 महीने मैच हो जाए, तो हर महीने मैच हो रहा है। तो ये जो पूर्णिमा होती है, अमावस होती है, तो एग्जैक्टली इसका क्या अच्छा है क्या बुरा इंसान? अगर मैं एस्ट्रोलॉजी में बिलीव करूं तो मैं पहले तो ये सेंटेंस क्लियर कर दूं, डिस्क्लेमर दे दूं मैं कि मैं ये बिलीव करके ही आंसर देने जा रहा हूं, ठीक? और जरूरी नहीं है कि हर कोई इसमें बिलीव करे। तो मेरा जो भी आंसर है वो सब्जेक्टिव है। अगर आप बिलीव करते हो एस्ट्रोलॉजी में तो पूर्णिमा और अमावस्या ये 2 ऐसे इवेंट होते हैं जब मून या तो फुल होता है और या तो एब्सेंट होता है। मून के फुल होने और पूरे एब्सेंट होने पे जो आपके अर्थ की एनर्जी है, वो एनर्जी में कुछ ऐसे चेंजेस होते हैं जिसमें अगर आप चाहो, अगर आप कोई भी दुआ या कोई भी मंत्र वगैरह अगर आप पढ़ रहे हो तो आप उसकी एनर्जी बहुत ज्यादा अच्छी बना सकते हो। तो वो 2 इवेंट इसलिए स्पेशल माने जाते हैं क्योंकि वो दोनों इवेंट पे अगर आप कोई भी ऐसा कुछ कर रहे हो, जैसे मुस्लिम्स में बहुत सारी तरीके हैं, एहतिकाफ किया जाता है, हिंदूज में लोग पुनश्चरण करते हैं, साधना करते हैं, क्रिश्चियंस भी करते हैं। तो ये जैसे हर एक रिलीजन में बनाया गया है, तो ये जितनी भी चीजें बनाई गई हैं पॉजिटिव एनर्जी अट्रैक्ट करने के लिए। अमावस्या और पूर्णिमा ये 2 ऐसी तिथियां होती हैं जिस दिन आपको ये पॉजिटिव एनर्जी काफी अच्छी आप बना सकते हो। लेकिन क्या इसके अंदर कोई नेगेटिविटी भी है जो इंसान की सभ्यता को हाँ, क्योंकि जब आप कोई भी ऐसा, अगर मैं फिर से अगेन मैं वापस से बोल दूं कि अगर आप एस्ट्रोलॉजी की थियरी में मानते हो, अगर मानते हो, तो फिर ऐसा माना जाता है कि पॉजिटिव एनर्जी और नेगेटिव एनर्जी ये बनाने के लिए कुछ ऐसे टाइम होते हैं हर दिन में। ये टाइम हर दिन में आता है। उस पर्टिकुलर टाइम के ड्यूरेशन में उस नेगेटिव एनर्जी को अच्छे से बिल्डअप किया जा सकता है या उस पॉजिटिव एनर्जी को बहुत अच्छे से बिल्डअप किया जा सकता है। पूर्णिमा और अमावस्या जनरली ऐसे होते हैं जिस दिन पॉजिटिव एनर्जी भी आप अच्छे से डेवलप कर सकते हो, नेगेटिव में। तो वो अगर आप एस्ट्रोलॉजी की थियरी में मानते हो तो ये दोनों इवेंट इसीलिए आपके लिए स्पेशल हो जाते हैं कि अगर आपको पॉजिटिव बनानी है तो पॉजिटिव बना लो, नेगेटिव बनानी है तो नेगेटिव बना लो। चलिए मान लेते कि हम लोग उस थ्योरी में विश्वास रखते हैं, तो जो कॉस्मिक रेडिएशन हम लोग जो सुनते हैं उनका इंसानी सभ्यता पे क्या परिणाम पड़ रहा है? जैसे अभी एक प्लैनेट दूसरे प्लैनेट के अराउंड में घूम रहा है जी, सो देयर मस्ट बी सम कनेक्शन बिटवीन देम जी। तो वो जो कनेक्शन है वो दिखता तो है नहीं, कोई रस्सी वगैरह तो है नहीं जिससे वो लोग बंधे हुए हैं। तो जैसे वो कनेक्शन इनविजिबल है, तो वैसे हम ऐसा मानते हैं कि उस प्लैनेट की प्रेजेंस हमारे ऊपर कुछ ऐसे वाइब्रेशंस भेज रही है जो वाइब्रेशन हमारी लाइफ के बहुत सारे डिसीजंस में इम्पैक्टफुल होते हैं। जैसे कि
जैसे कि अगर अभी जुपिटर है हम्म। तो जुपिटर कुछ ऐसी वाइब्रेशंस क्रिएट करता है जो आपकी लाइफ में आपका नॉलेज कितना होगा, आपका वेट कितना होगा, आपकी मैरिज तो कहाँ ये होगी, एक ही इंसान पे प्रभाव पड़ गया कि पूरे सब पे सब पे जाता हो जाएगा। सब पे। लेकिन इस ये सब पे यही करने वाला है। हाँ। तो फिर इसके अंदर जो आपके पास राशि वगैरह मानते हैं तो उसका क्या लॉजिक बनता है देखिए इसके जिस दिन आपकी बर्थ हुई थी हम्म। उस दिन जुपिटर किस एंगल पे था, उस दिन हाँ। क्या सच में उसकी एनर्जी आप तक पहुंच रही थी? हाँ। तो इसीलिए जो कुंडली वगैरह का विज्ञान बताया जाता है या जो भी एस्ट्रोलॉजी की थ्योरी बताई जाती है वो इसी हाँ। बेसिस पे बताई जाती है कि जिस दिन आपकी बर्थ हुई थी हम्म। उस दिन कौन सा प्लैनेट किस डिग्री पे था, और अगर वो उस डिग्री पे था तो क्या उसकी एनर्जी अर्थ तक आ रही थी? अगर उसकी एनर्जी अर्थ तक आ रही थी तो आपको उसकी अच्छी एनर्जी मिल गई बर्थ पे, तो आपकी आने वाली पूरी लाइफ है ना वो उस एनर्जी के अकॉर्डिंगली चैनलाइज होगी। एक बार एनर्जी मिलने के बाद पूरी लाइफ हाँ, उसके वो accordingly बेस चलने एनर्जी होगी। वही होती है आपकी, वो आपकी स्टार्टिंग तो एनर्जी। ये हमेशा आपको एनर्जी देता रहेगा। मेन तो वही है। अब उसके अंदर आप लाइफ में क्या करते हो उस एनर्जी को उसके हिसाब से आप या तो हार्नेस कर सकते हो या तो खराब कर सकते तो लाइफ के अंदर मतलब डिसीजन ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे या जो ग्रह का जो खेलता है वो ज्यादा हो। इंपॉर्टेंट है? मिक्स्ड आंसर होगा मेरा कि मैं पूरी तरह से ये भी नहीं बोल सकता हूँ कि प्लैनेट्स ही इंपॉर्टेंट है, पर मैं पूरी तरह से ये भी नहीं मानता कि डिसीजन ही इंपॉर्टेंट है। और इसका बहुत इस पे हो सकता है कई लोगों को लगे कि मैं बहुत ज्यादा सुपरस्टिशन वाली बातें करूँ, जो लाइफ में देखा नहीं, आज हमारा एक्चुअली इंटरव्यू इसी बेस पे था तो हम उस डायरेक्शन में जा चुके थे उसके हिसाब से। क्योंकि क्या होता है ना कि एक होता है मॉडर्न, एक होता है सूडो मॉडर्न। इंडिया में मॉडर्न कम मिलता है, सूडो मॉडर्न ज्यादा होता है। तो अगर अचानक से एस्ट्रोलॉजी के बारे में कुछ बोलने लग जाओ तो आधे से ज्यादा लोगों को लगता है कि अरे यार ये तो अंधविश्वास फैला रहा है। मैं अंधविश्वास नहीं, जो लाइफ में देखा है वो आप सुन लो, मन करे तो मानना, नहीं मन करे छोड़ देना। और मैं भी बहुत ज्यादा नहीं मानता इन बातों में, पर जितना पार्ट ट्रू है वो मुझे मानना पड़ेगा, क्योंकि अगर आज मैं नहीं मानूंगा तो कल को कोई ना कोई मेरा स्टूडेंट आकर अगर ये सवाल पूछेगा उस दिन मैं क्या आंसर दूंगा। जैसे कि अगर डिसीजन ही इंपॉर्टेंट है तो फिर ऐसे दो लोग जिन्होंने सेम डिसीजन लिया था वो दोनों की लाइफ अलग अलग कैसे हो जाती है फिर? जैसे दो लोग, दोनों ने पढ़ने का डिसीजन लिया था, ठीक है, कोई और दोनों ने अच्छी मेहनत भी की थी, आपने पढ़ाया तो आपको भी पता है, ऐसे बहुत सारे आपके स्टूडेंट्स होंगे, दो स्टूडेंट ने दिन रात मेहनत की थी, दोनों का आपस में कंपटीशन था, मैं फर्स्ट आऊंगा, पर उसमें से कोई एक फर्स्ट आता है दूसरा नहीं आ पाता है। कोई एक फर्स्ट आता है तो उसको अच्छे कॉलेज में एडमिशन भी मिल जाता है, दूसरे का नहीं हुआ, उसको एडमिशन मिल गया, उसको आगे जॉब भी लगे, भाई साहब का कुछ नहीं हुआ। तो डिसीजन तो दोनों ने सेम ही लिया था, तो फिर फर्क क्यों आ गया? अचानक ऐसा क्यों हो जाता है कि एग्जाम के दिन निकलने वाले दो बच्चों में से एक बच्चा टाइम पे पहुंच भी जाता है, पेपर भी अच्छा लिख देता है, स्कोर भी अच्छा तो कर लेता है? वो भी ग्रह के ऊपर डिपेंड ये करता है। सब कुछ ग्रहों पे डिपेंड करता है अगर एस्ट्रोलॉजी की थियरी माने तो। मैं हाँ, बार-बार मान ये रहे, बात- हमने पहले क्लियर तो किया कि मानने वालों अभी का ये तर्क है कि आपके साथ रास्ते में एक्सीडेंट हुआ, पर अगर उस वक्त उस दिन उस रास्ते से 10,000 लोग गुजरे थे तो आप में ही ऐसा क्या स्पेशल था? अब इस पर भी Correct. कुछ लोग तर्क देंगे कि आपने कुछ गलती की होगी, पर एक्सीडेंट तो उन लोगों के भी होते हैं जिनकी कोई गलती नहीं है। जैसे कई वीडियोस में मैंने देखा है कि बस लोग गाड़ी चला रहे हैं, उनके ऊपर कुछ गिर गया, अब वो गिराना तो वो तो नहीं चाहते। अचानक ये गिराना कैसे क्या हो सकता है? ये फिर से आगे एस्ट्रोलॉजी ये प्रेडिक्ट करती है कि जब आपकी बर्थ हुई थी तो ये सारे इवेंट्स तभी प्लान हो गए थे, जो मेजर इवेंट्स Okay, जो आपका कुंडली बनती है उसके साथ प्लान हो चुके थे। सब मेजर इवेंट सारे प्लान हो जाते हैं। तो इसको मैं हाइट एंड बॉडी रिलेशन बोलता हूँ। हाइट एंड बॉडी रिलेशन का मतलब है कि आपकी हाइट फिक्स हो चुकी है, हाइट एंड बॉडी नहीं, हाइट एंड वेट रिलेशन। तो जैसी आपकी बर्थ होती है उस दिन आपकी हाइट फिक्स हो चुकी है, बस आप पूरी जिंदगी सिर्फ अपना वेट कम ज्यादा कर सकते हो, हाइट को आप कम ज्यादा नहीं कर सकते। तो जो मेजर इवेंट्स है वो आपकी लाइफ में पैदा होते हैं, जैसे कि बर्थ, डेथ और लाइफ में मेजर इवेंट, शादी किससे होगी, होगी तो टिकेगी, नहीं टिकेगी, पैसे में आप लगातार सक्सेसफुल रहोगे या फ्लक्चुएशंस आते रहेंगे, जॉब करोगे या बिजनेस करोगे, एथलीट बनोगे नहीं बनोगे। कितने लोग हैं जिनको गाने सुनने का बहुत शौक है, तो ऑब्वियसली कि उनको गाना बहुत पसंद है, फिर वो सिंगर क्यों नहीं बन जाते? जी, क्योंकि सिंगर बनने के लिए अलग प्लैनेटरी कंडीशंस चाहिए, ओके। उनकी वो कंडीशंस वैसी नहीं। अगर ऐसा माना जाए कि एस्ट्रोलॉजी में बिलीव करते हैं, जो कि आमूमन तौर पे बहुत लोग करते हैं, क्योंकि अंबानी को आप देख लीजिए, शाहरुख खान को आप देख लीजिए, बहुत लोग का रिंग होगा, उनके जो प्लेट के नंबर होंगे कार के वो सेम होंगे, सो एवरीबॉडी हैज दैट बिलीफ, बट कोई पब्लिकली इसको एडमिट नहीं करना चाहता कि सच्चाई कि नहीं है, क्योंकि यहाँ पे क्राउड सच को जानने में इंटरेस्टेड नहीं है, वो मॉडर्न दिखने में ज्यादा इंटरेस्टेड है। अगर मैं कितने सारे बच्चे हैं जिनको पता है कि सर को ये चीजें पता है, तो वो जब मेरे से पूछते कि सर एस्ट्रोलॉजी, तो आप ये बाहर भी कंफर्म कर लेना, मैं सबसे पहले स्ट्रिक्टली सबको बोल देता हूँ कि गलती से भी एस्ट्रोलॉजी के चक्कर में मत पड़ना। मैं खुद ही वार्न करता हूँ, गलती से भी मत पड़ना, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी का जो पर्पज है, अभी रिसेंटली 5-6 दिन पहले कुछ बच्चे हैं मेरे जहाँ पे मैं पढ़ाता हूँ, वो स्टॉक मार्केट में लगे हुए थे। तो जैसे ही मेरा लेक्चर खत्म हुआ तो वो लोगों ने आपस में कुछ बात की कि अरे वो जल्दी कर देख ट्रेडिंग पे क्या चल रहा है। तो मैंने वो वर्ड सुना, बोला ट्रेडिंग, तो उन्होंने बोला हाँ सर हम लोग ट्रेडिंग करते हैं। तो मैंने पूछा क्या मतलब, कितना ट्रेडिंग, ये वो? तो उसने बताया कि उसने कुछ 40,000 रुपए बनाए, और उस बच्चे को, अब ये तो प्रत्यक्ष प्रमाण है, वो लोग शायद अगर ये वीडियो देखें तो वो खुद भी हाँ बोलेंगे। तो मैंने उनको समझाया था कि गलती से भी इस चक्करों में मत पड़ो, तुम्हारे प्लैनेट्स अच्छे चल रहे हैं तो पैसा बन गया, पर ये कोई सही तरीका नहीं है। उनको मैंने पूरी तरीके से सब कुछ निगेटिव बताया
और ये भी उनको मैंने बताया कि गलती से भी एस्ट्रोलॉजी सिवाय हेल्थ के और कहीं अप्लाई मत करो। एस्ट्रोलॉजी एक फोरकास्ट है। जैसे गूगल के होने से आपकी जिंदगी बदल ही नहीं जाएगी, पर गूगल के होने से है ना आपकी जिंदगी में बहुत ज्यादा फैसिलिटीज ऐड हो जाती हैं। कैसे? गूगल आपको अगर अभी बता दे कि अभी आप निकलने वाले हो, अभी आज शाम को बारिश होने वाली है, तो आप एटलीस्ट छतरी लेके निकलोगे ना। सो इट कैन टेल द इवेंट व्हिच कैन अकर, आगे जाके जो पॉसिबिलिटी है बस उसके हिसाब से आप आपके डायरेक्शन चेंज कर सकते अब लोग क्या करते हैं ना अपने ईगो में, उनको ये क्यों नहीं मानना है, क्योंकि लोगों को लगता है कि अगर आप एस्ट्रोलॉजी को सच बोल दोगे तो आप वो पिछड़े हुए दिखोगे, अनपढ़ दिखोगे। तो मैं यही जानना चाहता हूँ ना कि फिर आप इन सब सवालों का भी तो जवाब दो। क्योंकि अगर मैं भी कभी बोल दूं, चलो ये बहुत मॉडर्न साउंड करेगा अगर मैं बोल दूं आई डू नॉट बिलीव इन एस्ट्रोलॉजी, पर अगर कल को कोई आकर बोल दे कि ठीक है फिर ये पंचांग बना कैसे, तो जवाब तो उसका भी देना पड़ेगा। आपसे बातें कर नहीं बच सकते ना। कुछ चीजें ऐसी है जो प्रेडिक्शन के हिसाब से सही जा रही है, तो मैं उनका एक्सप्लेनेशन कहाँ से लाऊं? तो इसीलिए आपको बैलेंस्ड वर्जन बताना पड़ेगा। बैलेंस्ड वर्जन ये है कि एस्ट्रोलॉजी कुछ बातों में एकदम सही है और कुछ बातों में उसको हाइपर एकदम एग्जैजरेट कर दिया गया है, बहुत बड़ा चढ़ा कर दिखा दिया जाता है। जैसे जो ज्योतिषी वो आपको बोलने के लिए ये कर लो तो आपकी लाइफ बदल जाएगी, वो बकवास है। वो मैं क्लियरली बोल रहा हूँ और एकदम लाउडली बोल रहा हूँ, एकदम बकवास है। क्योंकि अगर लाइफ सच में ही बदल सकती है तो फिर वो एस्ट्रोलॉजर खुद अपनी क्यों नहीं बदल ले रहा है? वो अभी भी बैठकर आपसे 1000, 2000, 4000 रुपए आपसे फीस क्यों ले रहा है? सीधे सीधे अंबानी के जैसा पैसा ही बना ले। फिर स्टॉक मार्केट में पैसा लगा दे 1-2 लाख रुपए, सीधा उस पर 10-20 करोड़ बना ले। तो ये सब बातें एग्जैजरेशन है। करेक्ट। और आपको ये डिफरेंशिएट करने आना चाहिए। हेल्थ में एस्ट्रोलॉजी कैन बी अ वेरी ग्रेट हेल्प। हेल्थ में एस्ट्रोलॉजी लोगों को यूज करनी चाहिए, और अगर आप इसके अलावा कहीं और यूज करो महाबेवकूफ हो। इसके अलावा आप एस्ट्रोलॉजी सिर्फ गूगल मैप की तरह यूज करो, जो आपको रास्ता बता दे कि भाई ये वाले रास्ते पे जाओ कम ट्रैफिक है, ये वाले रास्ते पे जाओ ज्यादा ट्रैफिक है। अब ऐसा नहीं कि ज्यादा ट्रैफिक वाले रास्ते से जाओगे तो पहुंचोगे ही नहीं, पहुंचोगे आप उससे भी टाइम ज्यादा चला जाएगा। एस्ट्रोलॉजी भी यही बताती है कि ये साल है, ये ऐसा इंसान है। जैसे एस्ट्रोलॉजी ने आपको बता दिया कि ये पर्टिकुलर इंसान से आपकी नहीं जमेगी, इसका ये मतलब नहीं कि नहीं ही जमेगी, इसका ये मतलब है कि इसके साथ रिलेशनशिप में डिफिकल्टी आएगी। तो अगर ये बात मैं आपको स्टार्टिंग में ही बता दी तो ये आपके लिए अच्छी है ना, आप ज्यादा ध्यान रखोगे, आप ज्यादा केयरफुल रहोगे उस इंसान के साथ में। अगर कल को छोटा मोटा आर्ग्यूमेंट होता है अगर आपको दिखे भी तो आप सोचोगे यार देख पहले से ये पता ही था, तो एक काम करता सुन लेता हूँ। अब अगर मैंने आपको ये बातें नहीं बताई तो आप तो सीधा भिड़ जाओगे, समझ, क्योंकि आप उसकी सारी बातों को सीरियस ले लोगे। अगर मैं पहले ही बता दूं कि देख ऐसा ऐसा है, तो इसमें नुकसान क्या होगा? आप इतना क्यों इसको हटा ही देना चाहते हो? जो मैंने एक तरह की नफरत देखी है लोगों के अंदर, नफरत आपको तब होनी चाहिए जब मैं भी एस्ट्रोलॉजिस्ट की तरह बोलूं। जैसे स्टूडेंट्स पूछते हैं, आप मेरे किसी भी स्टूडेंट को पकड़ के पूछ लो, मैंने सबको बोला है कि अगर आप दिन में 5 मिनट से ज्यादा कुछ भी, अगर आप मान लो नमाज पढ़ रहे हो आप, तो 5 वक्त की नमाज के अलावा, और अगर आप पूजा पाठ कर रहे हो तो 5 मिनट की पूजा पाठ से ज्यादा अगर आप ऊपर वाले के नाम पे टाइम स्पेंड कर रहे हो, इट इज टोटली अ टाइम पास। क्योंकि दुनिया में कोई चीज आपका रिजल्ट लाके नहीं दे सकती। अगर आपने 5 वक्त की नमाज पढ़ ली है, आप संडे चर्च जा रहे हो, और अगर आप 5 मिनट की पूजा पाठ कर ले रहे हो, इसके बाद मार्क्स आपके अब वही आएंगे जो आपने पढ़ के गए हो। और तो फिर हम लोग भगवान को करते क्यों है? इंसान की अपनी इनसिक्योरिटी, 2 सबसे मुख्य कारण है हर चीज के पीछे, डर और लालच। एस्ट्रोलॉजी में आपको वही लोग जाते हुए दिखेंगे जो या तो डरे हुए या तो लालची हैं, जिसको या तो जो एम्बिशियस है जिनको कुछ पाना है, और या तो जो बहुत डरे हुए किसी पर्टिकुलर इवेंट की वजह से कुछ हो गया उनके साथ में। और एस्ट्रोलॉजी इंसान के ये 2 पैरामीटर्स का बहुत अच्छा मिसयूज करती है। अगर आपको एस्ट्रोलॉजी के बेसिक्स आ गए तो आप इन 2 पॉइंट्स पे किसी भी इंसान को मैनिपुलेट कर सकते हो, और सामने वाला इजीली मैनिपुलेट हो जाएगा। आप जो बोलोगे वो वही करेगा। डर और लालच मेन कारण है कि इंसान क्यों एस्ट्रोलॉजी में जाता है। हालांकि यही 2 कारण की वजह से उसको कभी नहीं जाना चाहिए। एस्ट्रोलॉजी में आप जाओ इन ऑर्डर टू बेटर योर लाइफ। करेक्ट। आप मेहनत कर ही रहे हो तो थोड़ा सा पता करो। जैसे अभी एक बच्चे के बारे में, अगर अभी एस्ट्रोलॉजी के जैसा ही एक साइंस डेवलप हुआ, एनएलपी, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग बोलते हैं इसको। तो एनएलपी स्कूल्स भी करवाते हैं, बच्चे की पूरी ब्रेन मैपिंग हो जाती है, और उससे ये पता चल जाता है कि आपके बच्चे को आर्ट ज्यादा अच्छा लगेगा या स्पोर्ट्स ज्यादा अच्छा रहेगा या इसके लिए साइंस ज्यादा अच्छा रहेगा। तो एनएलपी में भी तो आप प्रेडिक्शंस कर ही रहे हो, बस वो साइंस लगा हुआ है उसके नाम पे, तो देख लो सारे पेरेंट्स को उस पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। अब यही सेम प्रेडिक्शन अगर मैं एस्ट्रोलॉजिकल बेसिस पे कर दूं तो लोग बोलेंगे देखो ये अंधविश्वास है। अंधविश्वास तब हो जाएगा जब मैं आपको एस्ट्रोलॉजी के बाद में बोलूँ कि देखो इसको ये पहना दो या ये कुछ कर दो, कुछ करने के लिए बोलूं तो वो अंधविश्वास हुआ ना। अगर मैं आपको सिर्फ प्रेडिक्शन दे रहा हूँ कि देखो इसको आर्ट ज्यादा अच्छा सूट होगा, तो इसमें क्या बुराई है? और अगर इतनी ही बुराई है तो फिर आप एनएलपी भी क्यों करवा रहे हो? ये स्कूल्स में ऑफिशियल हो चुकी है, स्कूल्स इसके अलग से पैसे लेते हैं और अपने अपने बच्चों की एनएलपी करवाते हैं। तो हाउ इज एनएलपी एनी बेटर देन एस्ट्रोलॉजी? दोनों तो सेम ही कर रहे हैं। कुछ लोग ये भी बोलेंगे कि एनएलपी के साइंटिफिक रिजल्ट्स मिलते हैं, साइंटिफिक रिजल्ट्स हैं, उसकी रिपोर्ट्स आती हैं वगैरह वगैरह।
ये तो मैंने पहले भी कहा ना कि एस्ट्रोलॉजी की भी आ सकती थी अगर उस पर वैसे एक्सपेरिमेंट्स किए गए होते। हाँ, तो सिर्फ आप एस्ट्रोलॉजी को इसलिए तो डिस्कार्ड नहीं कर सकते ना क्योंकि उसके पास कोई पेज पे छपी हुई रिपोर्ट नहीं है। आप ये देख लो ना कि उसके प्रेडिक्शन सही जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं। हाँ, अगर कोई ऐसी थियरी रही है जो इतने सालों में उसने अगर 70-80% का भी अगर एवरेज प्रेडिक्शन रेट उसका अच्छा रहा है हाँ, तो आप उस थियरी को नहीं निकाल सकते जस्ट बिकॉज उसका 20-30% रॉन्ग रहा है। हाँ, इसलिए आप उसके 60-70% राइट को तो नहीं भुला दोगे ना। correct. तो आपको वो, मैं ये भी नहीं फोर्स करूंगा कि आप मानो ये, पर मैं ये भी कैसे बोल दूं कि नहीं एकदम ही थर्ड क्लास है। 60-70% एस्ट्रोलॉजी ने कई जो करियर्स प्रेडिक्ट किया वो सही निकले। और लोग आज सोशल मीडिया पे आकर खुद ही अपना वीडियो पोस्ट करते हैं कि भाई मेरे को एस्ट्रोलॉजर ने ये बोला था वो बोला था। हाँ, तो मेरा सिर्फ इतना बोलना है कि आप अंधविश्वास में मत जाओ, जितना पार्ट सही है उतना आप रख लो, बाकी का पार्ट आप छोड़ दो। अब ये विजडम आपके पास होनी चाहिए। अब आप एस्ट्रोलॉजर के पास जाकर अपना भाग्य बदलवाने जा रहे हो तो बेवकूफ आप हुए। हाँ, ये तो मैं भी ओपनली बोल रहा हूँ कि भाग्य बदला ही नहीं जा सकता, हाँ, चांस ही नहीं। आप कर लो जितनी एस्ट्रोलॉजी करनी है। हाँ, आप जो मेहनत कर रहे थे उस मेहनत में अगर मैं थोड़ा सा वो गाइडेंस ऐड कर दूंगा तो आपकी मेहनत आसान हो जाएगी। दैट्स इट, बस इतना ही बता रहा हूँ। करेक्ट सर। अभी काफ़ी हम लोग ने एस्ट्रोलॉजी पे बात कर ली, अभी थोड़ा साइंस और जो हमने स्टार्ट किया था। अब हमें ये बताइए सर कि धरती के ऊपर इंसानी जो है सुपर पावर क्यों बने, क्योंकि सारे तो एनिमल्स से एवोल्यूशन तो हुआ है, तो ऐसा क्या खास रहा इंसानों के अंदर जो हम लोग आगे बढ़े? इसका एक बड़ा इंटरेस्टिंग आंसर है। युval नोआ हरारी इस वक्त ये बहुत टॉप राइटर चल रहे हैं। इनकी जो सबसे फेमस किताब इस वक्त चल रही है सेपियंस। उस किताब में एक बड़ी अनोखी थियरी दी है। उस किताब की थियरी के हिसाब से इंसान इस दुनिया का अल्फा एनिमल इसलिए बन पाया क्योंकि उसको कहानियां सुनानी थी। तो अगर, और ये साइंटिफिक किताब है, बिल गेट्स से लेकर सबने पढ़ी हुई है, सबने, जितने भी बड़े पर्सनालिटीज को आप जानते हो सबने पढ़ी है ये किताब, इतनी फेमस किताब है। तो इस किताब की अगर मैं मानूं तो इंसान सबसे ऊपर इसलिए है क्योंकि हमको स्टोरी सुनाने का बड़ा शौक रहा है। स्टोरीज सुनाने से हमारा मतलब क्या है कि इंसान इकलौता है जिसके पास सोचने की क्षमता थी। वी हैड कैपेसिटी टू, बाकी किसी जानवर में नहीं, किसी जानवर में नहीं। जैसे अब आप नोटिस करो कि अगर शेर भी किसी शिकार को मारकर लाए तो वो मारकर लाएगा, वो उस वक्त खा लेगा, पर अब वो ये लॉजिक नहीं लगाएगा कि अब इतना खा लेता हूँ और इतना रख देता हूँ, रात को खा लूंगा। ये जो है ना द आइडिया टू थिंक, ये सिर्फ इंसान के पास है। और ये कैसे हुआ? ये हमको जो इवोल्यूशन में आप बोल लो कि इवोल्यूशन में उनका ब्रेन, तो ये इवोल्यूशन की वजह से हो गया कि हमारे पास थोड़ी सिक्योरिटी आ गई। जो इवॉल्व्ड कॉन्शियसनेस है जिसमें कि सोचने की कैपेसिटी आपके पास होती है वो सिर्फ इंसान को ही मिली है। तो आप ऐसा सोच लो कि द लेवल ऑफ इवोल्यूशन में हम लोग बाकी जानवरों से आगे निकल गए। एक स्टेज वाज अ कोइंसिडेंस। हां, बस कोइंसिडेंस। इनफैक्ट पूरा ह्यूमन लाइफ ही एक कोइंसिडेंस है अगर साइंस की मानी जाए तो। अगर कोई ये पूछे कि हाउ लाइफ हैपेंड, लाइफ कैसे आई, तो इसका कोई साइंटिफिक आंसर नहीं है क्योंकि लाइफ को अभी तक कोई भी साइंटिफिक थ्योरी एक्सप्लेन कर ही नहीं सकती। तो साइंस का ऐसा मानना है कि बाय चांस मड बिकेम कॉन्शियस। व्हाट बिकेम कॉन्शियस? मड, मिट्टी जो थी अचानक से वो कॉन्शियस हुई और उस कॉन्शियसनेस से अमीबा बना। फिर वो अमीबा के बाद का वो इवोल्यूशन है जो हम लोग अल्टीमेटली वी आर फ्रॉम अमीबा इटसेल्फ। हाँ, तो वो अमीबा का ही हम एवोल्यूशन ऐसा साइंस मानती है। हालांकि इस थियरी के भी बहुत सारे अपोजिट में बहुत सारे लोगों ने बोले हैं कि नहीं ये ऐसा नहीं होता, ये वैसा नहीं होता, बट मोटा मोटा जो सबसे पॉपुलर थियरी है वो तो यही है। तो साइंस के पास भी इस बात का कोई परफेक्ट आंसर नहीं है कि हाउ लाइफ केम इनटू एग्जिस्टेंस। तो ऐसे भी जो अपने पहले का पॉसिबिलिटी हो सकती है कि दूसरे ग्रहों से यहाँ पे आई हो। हाँ, पॉसिबल है। इवन साइंस भी ये मानने में 0% तो नहीं बोलता कि इसके 0% चांसेस हैं। साइंस भी मानता है कि हाँ ऐसा हो सकता है, बट इन सब बातों के वही है कि हमारे पास प्रूफ नहीं है। ये सब के सब बस एक थियरीज हैं। आपको ये वाली माननी हो तो आप ये वाली मान लो, आपको ये वाली माननी हो तो ये वाली मान लो। ये जो मैं वर्ड बार बार यूज कर रहा हूँ ना कि ये थियरीज हैं, ये मैं बहुत ज्यादा एम्फेसाइज कर रहा हूँ। इससे इंडिया की बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। लोगों को ये पता ही नहीं है कि ट्रूथ और थियरी में देयर इज अ डिफरेंस। ट्रूथ कोई है ही नहीं दुनिया में, देयर इज नो अल्टीमेट ट्रूथ। अनफॉर्चुनेटली जो भी हम थियरी बनाते हैं और जो भी इंसान वो थियरी बनाता है वो कन्विंसिंग में इतना अच्छा होता है कि वो जब लोगों को कन्विंस कर रहा होता है तो वो अपनी थियरी को ट्रूथ बना देता है और लोग उसी को सत्य समझ लेते हैं। और इस पूरी दुनिया का हर कन्फ्लिक्ट इसी एक प्रॉब्लम की वजह से हुआ है कि लोगों को ये नहीं पता कि देयर इज नो अल्टीमेट ट्रूथ। क्योंकि अगर आपको लगता है कि आपने अल्टीमेट ट्रूथ जान लिया है तो फिर आपके अपोजिट वाली सारी बातें कैसे चल रही है फिर? और आप, अरे ऐसा कोई भी बिलीफ नहीं है जिसके अगेंस्ट में 100 बिलीफ ना हो जी। तो अगर आपका ही बिलीफ सही है तो फिर वो आपके अगेंस्ट वाले बिलीफ एग्जिस्ट ही कैसे कर रहे हैं? फिर तो आपका अकेले का बिलीफ ही एग्जिस्ट करना चाहिए इफ दैट इज द ट्रूथ। तो ये आपको समझना होगा कि सारी चीजें थियरी ही है। रिलीजन थियरी है, स्पिरिचुअलिटी थियरी है, इवन साइंस भी थियरी है। ये इंसान ने बनाया हुआ है, ये सब जो इंसान समझ ने के। बनाया। यस, क्या ऐसी पॉसिबिलिटी होने वाली हो है? सकती है। तो सर इंसान के पहले के जो सिविलाइजेशन थे वो कौन थे?
इंसान के पहले की सिविलाइजेशन तो वही हमको इवोल्यूशन की थ्योरी में मानना पड़ेगा कि अमीबा से इंसान के बीच का आप कोई भी एक स्टेज पकड़ लो। ये हमारा कौन सा स्टेज और कौन सा लेवल का सिविलाइजेशन चल रहा है? जैसे कि हमारे पहले डायनासोर्स थे ऐसा माना जाता है, हाँ। तो उससे पहले भी कोई थे? इसके पहले भी प्रेडिक्शंस हैं। इसके पहले ऐसे लोग रहे थे जो हाफ एनिमल हाफ ह्यूमंस लाइक थे। तो प्रेडिक्शंस तो हैं, बट वही है कि प्रूफ नहीं है तो उनके बारे में बोलना सही नहीं होगा। तो डायनासोर्स एग्जिस्ट करते थे धरती पे? डायनासोर्स एग्जिस्ट करते थे। इनफैक्ट डायनासोर्स के जैसे और भी बहुत बड़े बड़े प्रेडेटर्स एग्जिस्ट करते थे जिनके फॉसिल्स अभी तक नहीं मिले, इसलिए साइंस उनमें बिलीव नहीं करता है। पर अगर वही ये रिलीजन की माने या फिर कॉन्स्पिरेसी थियरीज की माने तो डायनासोर्स के जैसे बहुत सारे प्रेडेटर्स पॉसिबल है। तो उनका खात्मा कैसे हुआ धरती से? अब साइंस की जो थियरी है, थोड़ा साइंस का बता दे रहा हूँ कि साइंस के हिसाब से हर 5000 साल में अर्थ अपना पोल बदलती है। अच्छा। मैग्नेटिक पोल कैसे? इस वक्त हम जहाँ पे साउथ और नॉर्थ देख रहे हैं 5000 साल पहले वो एग्जैक्टली अपोजिट थे, डायमेट्रिकली अपोजिट थे। वो जहाँ पे आज साउथ है वहां पे पहले 5000 साल पहले नॉर्थ था। ऐसा इसलिए क्योंकि अर्थ का जो कोर है वो फिक्स्ड मटेरियल वाला नहीं है, उसमें कंटिन्यूअसली रिएक्शंस हो रहे हैं। तो वो रिएक्शन होते 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 5000 साल में कुछ इतने बड़े बदलाव आ जाते हैं कि पूरा मैग्नेटिक पोल ही शिफ्ट हो जाता है। और जब ये मैग्नेटिक पोल शिफ्ट होता है तो सपोज कर लो, एग्जैक्ट तो कैलकुलेशंस नहीं है, बट अगर ऐसा होने में 10 मिनट भी लग रहा है तो 10 मिनट के लिए पूरी अर्थ नॉन मैग्नेटिक हो जाती है। सन से निकलती हैं आग की लपटें, फायर फ्लेयर्स निकलती हैं, वो लपटें जो है वो अर्थ की तरफ कंटिन्यूसली आ रही है। इस वक्त भी वो आ रही है, जब हम लोग ये रिकॉर्ड कर रहे हैं इस वक्त भी फायर फ्लेयर्स अपने कंटिन्यूसली अर्थ को हिट कर रही है। पर इस वक्त वो अर्थ पे से क्रॉस करके ऐसे पास हो जाती है। क्यों पास हो जाती है? क्योंकि अर्थ का खुद का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो उनको क्रॉस करवा देता है। पर जब भी ये इवेंट होगा कि अर्थ अपना मैग्नेटिक फील्ड स्विच करेगी, उस वक्त के लिए, अब वो 10 मिनट का इवेंट हो या 10 घंटे का इवेंट हो, उतनी देर के लिए अर्थ हो जाएगी नॉन मैग्नेटिक। और तब वो जितनी भी फायर फ्लेक्स हैं वो सीधे सीधे आके अर्थ को हिट करेंगी। उनको CME कहा जाता है, कोरोनल मास इजेक्शन। और जब वो हिट करेंगी तो फिर ऐसी तबाही मचेगी कि प्रेडिक्शंस के अकॉर्डिंगली तो ऐसा बोला गया कि अकेले एशिया से 100 करोड़ लोग मरेंगे। एशिया, हम लोग एशिया से ही हैं, तो सबसे ज्यादा डिजास्टर तो हम ही लोग झेलेंगे। और ये इवेंट सिर्फ कॉन्स्पिरेसी थियरी नहीं, क्योंकि ऐसा एक बार एक शहर में हो चुका है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग अमेरिका का ही शहर था। तो समहाउ CME ने पेनिट्रेट कर दिया था मैग्नेटिक फील्ड को और वहां के सारे ट्रांसफार्मर उड़ गए थे। तो ऐसा माना जाता है कि ऐसे ही 5000 साल पहले एक ये थियरी होगी CME वाली, दूसरी थियरी की कोई एस्टेरॉइड आकर टकराया होगा। अब ये भी सारी अगेन मैं बोल रहा हूँ थियरी है, तो फिर उस पे कोई बहस फालतू में ना छेड़े। साइंस इटसेल्फ इज अ थियरी, बहुत सारे थियरी है तो उसके अनुसार लोगों ने उसको जो ट्रूथ समझ लिया है ना, झगड़ा वहीं से शुरू हो जाता है। अगर आप कभी भी कोई भी इंसान अगर नॉलेज दे रहा है तो आप देखना कि उसके कमेंट बॉक्स में जो 4 लोग लड़ रहे होते हैं ना, वो लड़ इसी बेसिस पे रह रहे होते हैं कि नहीं जो तू बता रहा है ना वो ट्रूथ नहीं है और जो मैं बता रहा हूँ वो ट्रूथ है। और मैं उनको यही समझाना चाह रहा हूँ, भाई जो मैं बोल रहा हूँ वो भी थियरी है, जो तू बोल रहा है वो भी थियरी ही है। हो सकता है मेरी थियरी भी गलत हो, तो मैं इसकी कोई वो नहीं ले सकता कि नहीं मैं एकदम सही हूँ। मैं बस बता दे रहा हूँ कि ये बात इस थियरी से आई है, ये बात इस थियरी से आई है, ये थियरी ये बोलती है, थियरी मानना ना मानना ये आपकी चॉइस है एंड यू हैव टू चूज। करेक्ट। एनीवेज कमिंग बैक टू दैट टॉपिक, तो जो दूसरी थियरी है वो है कि कोई एस्टेरॉइड आकर टकराया हो। अब अगर एस्टेरॉइड आकर टकराया हो या फिर CME आकर टकराया हो, जैसे अभी 13 अप्रैल 2029 में एपोफिस करके एक एस्टेरॉइड की अर्थ से टकराने की, सुबह 7 साढ़े 7 के लगभग वो अर्थ से टकरा सकता है। चांसेस 0.18% ही बचे हैं उसके, पर वो अर्थ की ट्रैजेक्टरी में आ चुका है। अब अगर गलती से सच में वो 13 अप्रैल 2029 को टकरा जाए तो 13 अप्रैल 2029 को सुबह 7 साढ़े 7 बजे अर्थ फिर से खत्म हो जाएगी। क्योंकि जब वो अर्थ की ट्रैजेक्टरी में आ ही चुका है तो हमारे पास उसके लिए कोई रास्ता नहीं है। एक ही तरीका है कि हम उसको कुछ सालों के लिए डिफ्लेक्ट कर दें। कैसे हो सकता है? डिफ्लेक्ट करने के लिए हम लोग कुछ ऐसे सैटेलाइट रॉकेट्स वगैरह यूज करेंगे जो उसके साथ ही पहले उसकी पैरेलल स्पीड में आ जाए, और पैरेलल स्पीड में आकर वो कुछ ग्रेविटेशनल फोर्स के थ्रू उसको हल्का 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 जितना हो सके डिफ्लेक्ट करने की कोशिश करें। बट उस केस में भी वो अर्थ की ट्रैजेक्टरी में आ चुका है तो वो अर्थ के ऑर्बिट में जरूर आएगा। मतलब एस्टेरॉइड जब आते हैं तो डायरेक्टली नहीं आता है, वो आके ट्रैजेक्टरी में घूमता है? नहीं, अगर वो बहुत ज्यादा एनर्जी से आ रहा है तो सीधे सीधे आके, अदरवाइज वो ऐसे घूमेगा। उसके बाद अगर आप कुछ ऐसा कर दो तो जैसा कि हम लोग अभी प्लान कर रहे हैं, सब हाइपोथेटिकल चीजें, पता नहीं हो पाए ना हो पाए, पर ये एक हाइपोथेसिस है कि हम इस तरीके से उसको थोड़े दिन के लिए डेविएट कर सकते हैं। तो अगर हमने ये कर भी दिया एपोफिस के साथ तो भी वो 2036 में वापस आएगा ही आएगा। ओके। तो अगर ये दोनों इवेंट में से एक भी इवेंट ट्रू हो जाता है तो अर्थ एक बार फिर से खत्म हो जाएगी, क्योंकि जैसे ये टकराएगा, अगर ये अर्थ के सूखे हिस्से से टकराया तो भूकंप आएगा, ओशन वाले हिस्से से टकराया तो सुनामी आएगी, और ये सुनामी इतनी भयावह होगी कि फिर उसके बाद में पूरा अर्थ वापस से वही कंडीशन में चला जाएगा जो तब चला गया था जब डायनासोर्स आए थे। तो फिर से एक बार सिविलाइजेशन हो। क्योंकि डायनासोर्स किसी के मारने से नहीं खत्म होंगे ना, वो कुछ ना कुछ एक नेचुरल कैलामिटीज आई होगी तभी सबके सब एक साथ में मर गए।
वरना 1 2 10 20 50 100 को आप मार सकते हो। एक जानवर ने अगर दूसरे जानवर पे हमला भी किया होगा, किसी एक स्पीशीज ने दूसरे पे हमला भी किया होगा, तो 100 200 500 को ही मार लोगे ना आप 1 2 दिन में या 1 2 साल में। आप सबको कैसे मार लोगे? तो ऐसा सिर्फ तभी होता है जब एक साथ में ही सब कुछ वाइप्ड आउट हो जाए, जब कोई ऐसी नेचुरल कैलामिटीज आती है। तो ये थियरीज हैं कि तब भी ऐसा ही हुआ था, कोई नेचुरल डिजास्टर हुआ था। कुछ लोग बताते हैं कि ये CME आया था, कुछ लोग बताते हैं कि एस्टेरॉइड आया था। उस पर भी 100% प्रूफ किसी के पास नहीं है। हाँ, पर नेचुरल कैलामिटीज आई थी जिसमें सारे डायनासोर्स रातों रात गायब हो गए, वरना तो वो अब तक एक्सटिंक्ट होने का उनका कोई चांस ही नहीं है। दे वर फिजिकली वेरी स्टेबल, तो वो इतनी आसानी से जाने वाला स्पीशीज नहीं था। ओके, तो क्या ऐसी संभावना है इसके अंदर कि आपके पास टाइम ट्रेवलिंग भी चांसेस हो सकता है? बट फर्स्ट ऑफ ऑल सर, टाइम ट्रेवलिंग होता क्या है? टाइम ट्रैवल का मतलब ये होता है कि हम 4 डायमेंशन वर्ल्ड में रहते हैं। जब बच्चों को पढ़ाना होता है तो हम लोग 3 डायमेंशन ही पढ़ाते हैं, XYZ। बट एक्चुअल में हम लोग 4th डायमेंशन में भी जी रहे हैं, क्योंकि हम टाइम में भी तो आगे बढ़ते जा रहे हैं। जैसे टाइम के हिसाब से मेरी कुछ एज हुई है, तो वो एज क्या है? तो क्या मैं जो टाइम ट्रेवलिंग आप बोले, माफ कीजिएगा आपको मैं बीच में रोक रहा हूँ मैं, तो क्या दूसरे ग्रहों पे भी मेरी उम्र ऐसी रहेगी? नहीं, तो टाइम जो हमारा पूरा कॉस्मोस है, जो पूरा स्पेस है, कॉस्मोस क्या होता है सर? ये जो ब्रह्मांड जिसको हम लोग इंग्लिश में बस जी। कॉस्मोस बोल दो आप, जी। तो ऐसा हम लोग उसको इमेजिन करते हैं कि एक चादर है, ठीक। और वो चादर बनी हुई है XY के स्पेस एंड टाइम से। ठीक। तो आप किसी एक एक्सिस पे स्पेस मान लो, दूसरे पे आप टाइम मान लो। ठीक। तो अगर साइंस की हिसाब से मैं जाऊं तो टाइम क्या हुआ? एक एक्सिस है, सिंपल। तो वो एक ऐसा एक्सिस है जिसमें अब वो विजुअलाइज अगर कोई करने जाएगा तो फंस जाएगा, तो इसलिए इसको विजुअलाइज मत करो, बस सुन लो। क्योंकि हम लोगों को आदत कैसे, जब हम बोलते हैं ना कि जब आप जा रहे हो तो हम इमेजिन करने लगते हैं कि कोई ऐसे मूव कर रहा है, बट टाइम में जब आप मूव करते हो तो आप ऐसे मूव करते नहीं दिखते, वो आप उसका कोई पिक्चर बना ही नहीं सकते। तो बस उसको सुन लो, उसको इमेजिन मत करो, वरना और कंफ्यूजन आएगा। तो जब आप कहीं पे भी जिस प्लैनेट पे आप जाते हो, उस प्लैनेट की जितनी ग्रेविटी होती है, वो प्लैनेट इस चादर के ऊपर रखा हुआ है। मैंने अभी भी बताया कि पूरा ब्रह्मांड एक चादर है जो स्पेस और टाइम से मिलकर बना हुआ है। उस चादर के ऊपर ये प्लैनेट पड़ा हुआ है, कोई भी प्लैनेट, सपोज कर लो मून ले लो, तो मून अगर उस प्लैनेट पे पड़ा हुआ है, तो वो जब चादर के ऊपर वो प्लैनेट आएगा तो उस चादर में से एक डिप बन जाएगा, कर्व बन जाएगा। करेक्ट। अब वो कर्व कितना बड़ा बनेगा वो डिपेंड करेगा कि उस खुद प्लैनेट की खुद का वेट कितना है। जैसे सन ज्यादा डिप बनाएगा, मून थोड़ा ही डिप बनाएगा। यही कारण है कि हमारे सारे प्लैनेट सन के अराउंड में घूमते हैं। हालांकि इसका भी काउंटर आंसर है, पर जो सबसे पॉपुलर वाला आंसर है आज मैं वो दे रहा हूँ। आगे कभी फिर इस पे बात हुई तो दूसरे आंसर्स भी दूंगा। अभी के लिए मैं ये वाला एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ कि ये एक फैब्रिक है, स्पेस टाइम फैब्रिक। फैब्रिक में सन है, सन का मास बहुत ज्यादा है, तो वो बहुत डिप बनाएगा। वो डिप बनाएगा तो जो उसके आस पड़ोस के प्लैनेट से वो उसी के बाजू में घूमेंगे। इसके बहुत सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे यूट्यूब पे, पूरा फोटो वीटो उसका एक्सपेरिमेंट वगैरह सब मिल जाएगा। अब जो टाइम है, वो टाइम जब वो चादर ऐसी हो रही है तो यहाँ पे टाइम यहाँ से यहाँ तक स्ट्रेट आया, पर यहाँ पे तो ऐसे कर्व हो गया ना वो। अब आपको ऐसे नीचे जाके ऊपर आना पड़ेगा ना। तो आप यहाँ से ये पॉइंट तक पहुंचने के लिए देखो ट्रैवल ज्यादा कर रहे हो कि नहीं, पर यहाँ से यहाँ तक पहुंचने के लिए आप कम ट्रैवल कर रहे हो। यहाँ से यहाँ ट्रैवल करने के लिए, यहाँ से यहाँ पहुंचने के लिए आप ज्यादा ट्रैवल कर रहे हो। तो इतनी जगह पे टाइम स्लो हो जाएगा, जबकि इतनी जगह पे टाइम फास्ट रहेगा। तो इसलिए टाइम कभी भी सेम नहीं रहता। मतलब जितना ज्यादा मास रहेगा उतना टाइम स्लो चलेगा। तो अगर आप अर्थ पे बिताए हुए, अगर आप अपने आवर्स को मून पे बिताए हुए आवर्स से अगर आप कंपेयर करें, तो अर्थ पे आपका टाइम फास्ट गुजर रहा है, मून पे आपका टाइम। और ये HC वर्मा सर की किताब यहाँ पे होगी भी शायद। HC वर्मा सर की किताब में भी ये बात दी हुई है। मैं हाँ, मिल गई। तो अगर आप इसमें भी वेरीफाई करोगे तो ये जो भी बातें मैं बोल रहा हूँ, ये फिजिक्स भी इन बातों को एग्री करता है। बात खत्म होती है तो मैं इसमें से आपको ढूंढकर पेज नंबर भी बता दूंगा। बिल्कुल सर। इसमें ग्रेविटेशनल पेज नंबर 203 जी। तो वहां ऐसा है कि इन्होंने भी एग्जांपल दिया कि अगर 2 भाई हैं, मुझे एग्जैक्ट नंबर नहीं याद है तो मैं अपनी तरफ से नंबर बना लेता हूँ, कि 2 भाई हैं, दोनों 10 साल के हैं, दोनों में से एक को अगर मैं मून पे भेज दूं और एक को मैं यहीं रहने दूं, तो 10 साल बाद जब वो रिटर्न आएगा वहां वाला भाई, तो वो काफी यंग होगा, जबकि ये वाला एज हो चुका होगा। ये हो सकता है 20 साल का होगा, पर वो अभी भी 15 साल का हो, क्योंकि उसके लिए टाइम कम गुजरा है, इसके लिए टाइम ज्यादा गुजरा है, क्योंकि ये ज्यादा ग्रेविटी में था। यही बात इंटरस्टेलर मूवी वगैरह में भी दिखाई गई है। तो टाइम हर प्लैनेट पे अलग अलग बीतेगा, क्योंकि हर एक प्लैनेट की ग्रेविटी अलग है। टाइम ट्रैवलिंग संभव है? टाइम ट्रैवलिंग संभव है, ये थोड़ा सा पेचीदा क्वेश्चन है, क्योंकि टाइम ट्रैवलिंग 2 डायरेक्शंस में हो सकती है, पास्ट में और फ्यूचर में। करेक्ट। तो पहले दोनों को सुन लेते हैं। जैसे अगर पास्ट में जाना है, तो पास्ट में टाइम ट्रैवलिंग में दिक्कत ये है कि उस पर ग्रैंडफादर पैराडॉक्स लागू हो जाता है। ग्रैंडफादर पैराडॉक्स ये है कि अगर मैं बोल दूं अभी के अभी कि हाँ टाइम ट्रैवलिंग पॉसिबल है, तो इससे जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकलता है वो ये कि ठीक है, फिर अगर कल को मैं टाइम ट्रैवल कर लूं और मैं पास्ट पे जाकर अगर मैं आपके दादाजी को ही मार दूं,
तो दादाजी को ही मार दूंगा तो फिर पापा ही पैदा नहीं होंगे, पापा ही नहीं होंगे तो फिर आप भी नहीं होंगे, पर आप तो हैं ना, आप तो एक रियलिटी है जो अभी इस वक्त मेरे सामने बैठे हुए हैं। तो फिर टाइम ट्रैवल इस हिसाब से तो पॉसिबल नहीं हो सकता। लेकिन क्या ऐसा संभव है कि आपके पास जो पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर सब एट द सेम गो चल रहा है? हाँ बिल्कुल सही चल रहा है, और ये एक थियरी भी है ये जो ये मानती है कि पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर तीनों एक साथ में ही चल रहे हैं। तो ये अच्छा, आपका नॉलेज अच्छा है, ये सब चीजें अगर आपको पता है तो बहुत कम लोगों को ये बातें पता है। तो ये पॉसिबल है कि ये तीनों एक साथ में चल रहे हो। अब एक थियरी जो अभी अभी मैंने बताई थी, ग्रैंडफादर पैराडॉक्स, उसका एक सॉल्यूशन ये निकाला मिचियो काकू करके, जो इस वक्त प्लैनेट के शायद आखिरी ऑफिशियल साइंटिस्ट हैं, और भी साइंटिस्ट हैं मैं जानता हूँ, बट जिस लेवल पे वो है उस लेवल का तो और कोई नहीं है, तो ही इज द लास्ट वन। जापान के साइंटिस्ट हैं मिचियो काकू, उनकी ही थियरी है स्ट्रिंग थियरी, जिसकी मैं थोड़ी देर पहले बात कर रहा था। तो उनकी थियरी के हिसाब से अगर हम लोग जाए तो जो टाइम ट्रैवल है वो पॉसिबल तो है पास्ट में, पर वो दूसरे यूनिवर्स में पॉसिबल है। उनका ऐसा बोलना है कि जब आप टाइम ट्रैवल करके पीछे जाओगे ना, तो इस यूनिवर्स में आप नहीं जा सकते, आप किसी दूसरे यूनिवर्स में जाओगे, और मैं एट द सेम टाइम सारे यूनिवर्सेस में एग्जिस्ट करता हूँ, ऐसा कहना है? हाँ, पैरेलल यूनिवर्स के हिसाब से? पैरेलल यूनिवर्स की थ्योरी के हिसाब से कि एक साथ में बहुत सारे यूनिवर्सेस चल रहे हैं। मतलब आप ही कोई दूसरे यूनिवर्स में मौजूद है? बिल्कुल, और हो सकता है कि इसी वक्त किसी और यूनिवर्स में मैं ये इंटरव्यू रिकॉर्ड नहीं कर रहा हूँ, डॉक्टर बने होंगे, हाँ डॉक्टर engineer बने, बने कुछ और बना हुआ हूँ मैं। करेक्ट। तो मतलब ये वही बात हो गई है कि आपके पास जो एटम है एट द सेम को दूसरी जगह भी मौजूद हो जाए? बिल्कुल, पॉसिबिलिटी एटम की हर जगह होने की वो होती है, कम ज्यादा होती है पर होती है। तो अब इस थियरी के हिसाब से तो मैं पास्ट में जा भी सकता हूँ, आपके ग्रैंडफादर को मार भी सकता हूँ, और उस यूनिवर्स में आज की तारीख में आप नहीं होंगे। ओके, मतलब ये लाइफ यहाँ पे चल रही है, वो लाइफ वहाँ पे चल रही है, ये हाँ। गैलेक्सी है। अब यहाँ से यहाँ जा सकते हैं, पर यहाँ पे स्ट्रेट पीछे नहीं जा सकते। बिल्कुल नहीं जा सकते, आप सेम यूनिवर्स में अब आप नहीं जा सकते, बिटवीन टू यूनिवर्सेस आप ट्रैवल कर सकते हो, जो रास्ता वार्म होल के थ्रू जाता है। वार्म तो ये होल, वर्म होल जो आपका है, क्या ये ब्लैक होल से रिलेशन रखता है? नहीं, इसका उससे कोई लेना देना नहीं। इट इज द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन द टू यूनिवर्सेस, ये सबसे शॉर्टेस्ट पाथ है, बट इसकी दिक्कत ये है कि इसमें आप फिजिकल बॉडी के साथ ट्रैवल नहीं कर सकते। तो वैसे ट्रैवल कर सकते हैं? अभी हमने इसमें फ्रीक्वेंसीज कुछ भेज कर देखा है, कुछ रेडियो रेडियो। कहाँ से है? क्या धरती पे वर्म होल मौजूद है? ये कोई प्लेस नहीं है, तो उसका प्लेस के तौर पे इमेजिन नहीं कर सकते। इसी रूम में हो सकता है वार्म होल, तो इसको आप ऐसे नहीं इमेजिन कर सकते कि यहाँ है कि वहाँ है। दो यूनिवर्सेस, दो अलग अलग डायमेंशंस है, तो दो डायमेंशंस को आप डायग्रामेटिकली नहीं समझा सकते, उनको बस आप सुन सकते हो और आपको मानना होगा। तो क्या ये संभव है कि 22 ऑफ जैन आपके पास 2021 या 22 को एक आपके पास रेडियो वेव आया था जिसका आपके पास 9 सेंटीमीटर का वेवलेंथ था, हाँ। और और वो वहां से तब निकला था जब शायद यहाँ पे धरती पैदा भी नहीं हुई थी, ऐसा मानना है कुछ लोगों का, और ये 9 बिलियन दूर से आया था, 9 बिलियन लाइट ईयर्स अवे से आया था। तो क्या ये भी वर्म होल से ही आया होगा? पॉसिबल है, अगर क्योंकि जो हमसे हायर डायमेंशन में है वो तो हमारे यहाँ से आ ही सकते हैं, और अभी भी जो हम रेडियो फ्रीक्वेंसीज भेज रहे हैं इसमें से कुछ के आंसर थोड़े थोड़े आने भी लग गए। ओके। दूसरी बात कि इसके लिए दूसरे यूनिवर्स का ही प्रेडिक्शन जरूरी नहीं है। ये जो अभी पूरी थियरी की एक वेवलेंथ आई थी 22 जैन को, इसके लिए एक और प्रेडिक्शन भी पॉसिबल है, और वो प्रेडिक्शन ये है कि बहुत कम लोग ये जानते होंगे कि रात को आसमान में आपको जितने तारे दिखते हैं उनमें से कई तारे वहां है ही नहीं। आज की रात को जब आप देखेंगे, अगर आपको, वो पहले मर चुके होंगे। हाँ, वो बहुत पहले मर चुके हैं, पर हमको वो अब तक इसलिए दिखाई दे रहे हैं क्योंकि जब वो डिस्ट्रॉय हुए थे उस दिन उनसे जो लाइट्स निकली थी वो आखिरी लाइट अभी तक हम तक नहीं पहुंची, उससे पहले वाली लाइट ही अभी तक आ ही रही है। तो जब तक उसकी आखिरी लाइट हम तक आ रही होगी तब तक हमको वो दिखाई दे ही रहा होगा, जबकि उसको जाके कई साल हो चुके हैं, 1000 साल भी हो सकते हैं, 200 साल भी हो सकते हैं, पर उनकी पुरानी वाली लाइट से अब तक हम तक आ रही है तो हमको वो दिखाई देगी। तो हो सकता है कि इतने साल पहले कोई बड़ी चीज डिस्ट्रॉय हुई हो, स्टार, प्लैनेट, आई डोंट नो, बट जो भी डिस्ट्रॉय हुआ होगा उससे जो आखिरी फ्लैश ऑफ लाइट निकला होगा वो हो सकता है उस दिन हमको मिला, और उसके पहले भी वो फ्लैश ऑफ लाइट आती रही हो। तो दूसरी हम पिक नहीं कर पाए, हम नहीं पिक कर पाए। जैसे ग्रेविटेशनल वेव्स है जो आइंस्टाइन की है, साहब ने 100 साल पहले बोला था, और वो भी जस्ट कोरोना के टाइम पे वो डिटेक्ट हुई लैब में कि हाँ ग्रेविटेशनल वेव्स होती हैं। तो 100 साल बाद लोगों को ये मानना पड़ा कि आइंस्टाइन वाज राइट, ग्रेविटेशनल वेव्स होती हैं। तो क्या मैंने सुना था एक 1930s 40s या 50s के आसपास एक एरोप्लेन गायब होता है 37 साल के लिए, तो क्या उसका वर्म होल से या कोई टाइम ट्रेवल से कोई संभव कॉन्स्पिरेसी थियरीज के हिसाब से मैं बोलूं तो संबंध हो सकता है, पर दिक्कत फिर वही आ जाएगी कि 4 लोग फिर कमेंट बॉक्स में कोई बात नहीं, इसका प्रूफ का है। तो पॉसिबिलिटी तो है, जैसे कि जो अभी जैसे मैंने कहा ना कि डायमेंशन इसी रूम में एग्जिस्ट करते हैं, तो एक्सीडेंटली हमको प्लान्ड तरीके से वो रास्ता नहीं पता, बट कोई रास्ता है ये तो श्योर है ना। तो हम प्रोबेबिलिटी की थियरी क्या बोलती है, प्रोबेबिलिटी ऑफ अ फंक्शन कैन नेवर बी 0 एंड नाइदर इट कैन बी 1। ना किसी चीज के ना होने की पॉसिबिलिटी पूरी पर है और ना किसी चीज के होने की ही पॉसिबिलिटी पूरी है। पॉसिबिलिटी हमेशा ना होने और होने के बीच में एग्जिस्ट करती है, अलग अलग परसेंटेज में।
तो मैं ये भी तो नहीं बोल सकता ना कि वो जो वार्म होल है, वो वार्म होल से हम लोग यहाँ से ट्रैवल कर ही नहीं सकते, ये भी तो नहीं बोल सकता ना। शायद गलती से कर सकते हैं। हाँ, क्योंकि पॉसिबिलिटी तो उसकी होगी ना। अगर मैंने बोल दिया कि नहीं देयर इज अ जीरो पॉसिबिलिटी, तो ये तो मैं प्रोबेबिलिटी की थ्योरी के अगेंस्ट में जा रहा हूँ, और प्रोबेबिलिटी के थ्योरी के हिसाब से हर चीज के एग्जिस्ट होने की थोड़ी बहुत संभावना होती ही है। तो मैं ये किस बेसिस पे बोल दूं कि वो नहीं ही जा सकता दूसरे डायमेंशन में। हाँ, भले 0.0000001% मतलब वो जाके रिटर्न आ गया है वर्म होल से, करेक्ट है। ये चांसेस और शायद हो सकता है 2 से 3 मिनट में आ गया हो, यहाँ पे 37 साल लग गए होंगे। क्योंकि डायमेंशन है तो इसी दुनिया में ना। लेकिन वो गया, लेकिन वैसे ही सेम कैसे आ सकता है यहाँ पे विदाउट एनी पायलट? अब यही चीज है ना कि इन सब के हमारे पास बहुत ज्यादा पुख्ता जवाब नहीं है। तो हम लोग बस इतना बता सकते हैं कि पॉसिबिलिटी तो है, क्योंकि जब आप दूसरे डायमेंशन में चले जाओगे तो वहां जाने के बाद आप डिस्ट्रॉय हो जाओगे, ऐसा थोड़ी है। और हो सकता है कि वहां जाने के बाद आपके लिए रिटर्न आना आसान हो, क्योंकि हायर टू लोअर तो आप आ ही सकते हो। अब ये सब मैं हाइपोथेटिकली बोल रहा हूँ, इसके कोई प्रूफ नहीं है। बट ठीक है कि अगर कोई आंसर अगर निकालना ही है तो ये पॉसिबल आंसर्स में से ये आंसर हो सकता है ना भी हो, बट चांसेस आते हैं। जो साइंस कहता है उसके हिसाब से अगर आप धरती से ट्रेवल करते हो, अगर वॉयेजर 1 आपने भेजा है या कोई आपके पास स्पेस क्राफ्ट है, तो सोलर सिस्टम से बाहर जाने के लिए कितने साल लग जाएंगे? डिपेंड्स कि आपने कैसा बनाया है, उसकी स्पीड क्या रखी है आपने, एस्केप वेलोसिटी क्या है। और एक चीज कि आपके पास संभव होगा कभी कि लाइट के रफ्तार से ट्रेवल करना? नहीं, वो हमारे ब्रह्मांड की लिमिट है, तो मैथमेटिक्स तो इसकी वो इजाजत नहीं देता। मैथमेटिकली इट इज नॉट पॉसिबल। तो मतलब ब्रह्मांड के अंदर उससे तेज कोई चीज नहीं जा ही नहीं सकती, क्योंकि अगर ये हो गया तो टाइम विल सीज एट दैट पॉइंट, टाइम ही रुक जाएगा। वो करेक्ट है। तो अब इसमें दिक्कत ये है कि अगर मैं इस पे हाँ या ना बोल दूं, अगर मैं बोलता हूँ कि नहीं हो सकता, तो इसका मतलब मैं इस बात से इनकार कर रहा हूँ कि मैथमेटिक्स में आगे चल के कोई इंप्रूवमेंट ही नहीं होगा। क्योंकि मैं ये बोल तो इसी बेसिस पे रहा हूँ ना कि मैथमेटिकली इट इज नॉट पॉसिबल, पर हो सकता है ना आगे चल के मैथमेटिक्स ही इंप्रूव हो जाए। एक नए मैथमेटिक्स में हो सकता है कोई ऐसा सॉल्यूशन आ जाए जिसमें कोई चीज लाइट, और उसके लिए मास तो जीरो चाहिए ना आपके पास। हाँ, बट कोई चीज अभी जो चीज हुई नहीं है उसकी तो सारी पॉसिबिलिटीज एग्जिस्ट करती है। तो हो सकता है कि मास जीरो के साथ ट्रैवल करने का कोई सॉल्यूशन मिल जाए। लेकिन जहां तक हमने सुना है उसके अनुसार 94% ऑफ द यूनिवर्स जो आपके पास दूसरे यूनिवर्स गैलेक्सीज है, वो हमसे परमानेंटली अनरीचेबल जा चुके हैं। और उसका एक रीजन ये दिया गया है कि वो लाइट से भी ज्यादा की रफ्तार से स्प्रेड हो रहा है। नहीं, ये पॉसिबल ही नहीं है। लाइट से ज्यादा स्पीड कोई चीज की हो ही नहीं सकती अब तक जितना हमको पता है उसके हिसाब से शैडो भी नहीं हो जाएगा। नहीं, चांस ही नहीं। नथिंग कैन मूव फास्टर देन लाइट। लाइट इज अल्टीमेट थिंग। वो लास्ट है, उसी के बेस पे। अब ये सारी बातें मैं मैथमेटिक्स के बेसिस पे बोल रहा हूँ, इसीलिए मैं बार बार ये स्पेसिफाई कर दे रहा हूँ कि कौन सी चीज मैं किस थियरी के दम पे बोल रहा हूँ। अब ये जो मैं बोल रहा हूँ कि नथिंग कैन मूव फास्टर देन लाइट, ये मैं मैथमेटिक्स के दम पे बोल रहा हूँ। पर कल को अगर किसी ने मैथमेटिक्स इंप्रूव कर दिया और अगर फास्टर देन लाइट लेकर भी अगर सेम सॉल्यूशंस लाए जा सकते तो हो सकता है उस दिन में पलटी मार जाऊं। आज की सच्चाई ये है कि हमारे यूनिवर्स में नथिंग कैन मूव फास्टर देन लाइट। सो राइट नाउ वी आर लिमिटेड टू नॉलेज इटसेल्फ। बस यही दिक्कत है, और ये लोग मानने को तैयार नहीं। लोग इस बात को ईगो इश्यू बना लेते हैं, और यहीं से लड़ाई शुरू होती है फिजिक्स वर्सेस मैथ्स की, मैथ्स वर्सेस केमिस्ट्री की, केमिस्ट्री वर्सेस एस्ट्रोलॉजी की, एस्ट्रोलॉजी वर्सेस स्पिरिचुअलिटी की, स्पिरिचुअलिटी वर्सेस फिजिक्स की। ये सारी लड़ाइयाँ बेसिकली थियरीज की लड़ाइयाँ नहीं है, ये ईगो की लड़ाई है। अगर आप फिजिसिस्ट हो तो आप बेफालतू में बोलोगे कि मैथ्स तो फालतू है। अगर आप मैथमेटिशियन हो, आप बेफालतू में बोलोगे एस्ट्रोलॉजी फालतू है। इसमें से फालतू या यूजफुल कौन सी चीज है ये आपको डिसाइड करना है। यू हैव टू, ये पिक एंड चूज पे दुनिया चलती है। यू हैव टू पिक एंड चूज। आई एम नॉट सेइंग कि ये पूरी तरह, मैथ्स भी पूरी तरह से 100% राइट नहीं है, फिजिक्स भी 100% राइट नहीं है, एस्ट्रोलॉजी भी 100% राइट नहीं है। सो इट इज जस्ट अ मिस्ट्री। बस यही, और जिस दिन ये लोग ये बात समझ जाएंगे 99% सारे कन्फ्लिक्ट ही सॉल्व हो जाएंगे, लाइफ के भी और दुनिया के भी। एक इंडिविजुअल की भी लाइफ के सारे कॉन्फ्लिक्ट सॉल्व हो जाएंगे और पूरी दुनिया के भी कॉन्फ्लिक्ट सॉल्व हो जाएंगे। सिर्फ इतना सा मान लेने से कि ये सारी थियरीज हैं, जितना पसंद आए मान लो, जितना नहीं पसंद आए छोड़ दो। देयर इज नो पॉइंट टू आर्ग्यूमेंट। हाँ, डिस्कस किया जा सकता है इन ऑर्डर टू इंप्रूव, बट आर्ग्यूमेंट का तो कोई पॉइंट नहीं है, जो कि मैं अक्सर लोगों को करते हुए देखता हूँ। ये राइट है, वो रॉन्ग। राइट रॉन्ग होता ही नहीं है दुनिया में। देयर इज ऑलवेज अ सब्जेक्टिव रियलिटी। सब्जेक्टिव रियलिटी मतलब कि वो आपके हिसाब से ट्रू हो सकती है, मेरे हिसाब से नहीं है। बट अगर आप बोलो कि नहीं देयर इज एन अल्टीमेट रियलिटी जब एल्बर्ट आइंस्टाइन को नहीं पता है, तो फिर अगर आपको पता है तो आप शायद उनसे आगे होंगे। चांस ही नहीं। देयर इज नो अल्टीमेट रियलिटी, देयर इज ओनली अ सब्जेक्टिव रियलिटी। मैथमेटिकली कोई चीज हो सकता है एग्जिस्ट कर रही हो, पर फिजिक्स में आप वो बना ही ना पाओ, तो आप किसको आप रॉन्ग बोल दोगे? फिजिक्स को रॉन्ग बोल दोगे आप? अरे वो मैथमेटिकली अब हो सकता है कि मैथमेटिक्स सही हो, फिजिक्स उसको आगे चल के अचीव कर ले। बीईसी के साथ वही हुआ था। इतने पहले बोस ने प्रेडिक्ट किया था, आइंस्टाइन ने कंफर्म किया, पर वो बना 1992 में, तो इतने साल लगे ही ना। अब उतने साल तक पेपर पे तो बीईसी बनता हुआ दिख रहा था, बोस आइंस्टाइन करने से तब तक दिख रहा था कि हाँ एक ऐसे मैटर की स्टेट पॉसिबल है, पर वो लोग बना कहाँ पाए? ना बोस से ही बना, सत्येंद्रनाथ बोस भी नहीं बना पाए, आइंस्टाइन भी नहीं बना पाए। आइंस्टाइन नहीं बना पाए, चलो बोस नहीं बना पाए समझ में आता है, आइंस्टाइन कैसे नहीं बना पाए? तो इसका क्या मतलब? अब मैं बोल दूं कि नहीं मैथ्स रॉन्ग है?
वही मैथ्स आगे जाके 1992 में वो मैटर बनकर मिला लैब में, और जिन्होंने बनाया वो दोनों साइंटिस्ट को नोबेल प्राइज मिला। तो आपको वेट करना होगा थियरीज के इम्प्रूव होने के लिए, अपडेट होने के लिए। शायद तब तक हम लोग जिंदा ना रहे, हो सकता है। पॉसिबल है कि हम लोग जिंदा रहें, शायद ये हम लोग इकलौती जनरेशन है जो ये लाइन बोल पाए, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ चुका है। हमसे पहले वाली जनरेशन ये बोल सकती थी कि शायद तब तक हम जिंदा ना रहे, बट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ऐसा है कि शायद वो 2 महीने में भी ये काम कर दें, क्योंकि जो स्पीड ली है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने, वो 13.6 बिलियन ईयर्स का कैलकुलेशन एक तरफ और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 1 महीना एक तरफ, ये इतना खतरनाक डिफरेंस है। तो मे बी कि हम शायद आखिरी जनरेशन हो जो ये सब कुछ पूरा देख पाए, क्योंकि हमने पिछला भी देखा है और हम इकलौते होंगे जो अगला भी देख पाएंगे। तो ये वही बात हो गई कि आपके पास पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर वाला हो सकता है। जो आप एलियन को ढूंढ रहे हो वही आपका फ्यूचर हो। फ्यूचर हो, और शायद हम लोग पहले हो जो मिल भी लें, देखना तो छोड़ दो, मिल भी लें शायद, मे भी हम लोग पहले हों। तो जो आपके पास जो गैलेक्टिकल साइकिल होता है, तो एग्जैक्टली उसके बारे में कुछ आप बताएं कि कैसा होता है ये जब अपने गैलेक्सी जो काम कर रही है वो करेक्ट, इन सब की जो स्पीड है और इन सब का जो मास है ना आपके गैलेक्टिकल साइकिल से जो सन आपका जो पूरा घूम रहा है, तो उसके कितने चक्कर हो चुके हैं? नहीं, ये सब के बारे में ये एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन इसकी मेरे पास नहीं है, क्योंकि ये जो है ये पर्टिकुलर किस में आ जाता है जब आप सिलेबस पे आ जाते हो। तो सिलेबस में अब वो कहीं पढ़ाने का स्कोप है नहीं, तो इसलिए वो डेटा मैंने याद नहीं किया होगा, तो उसके बारे में मुझे नहीं पता। ठीक है, तो क्या अभी जब कह रहे कि फॉर एग्जांपल ब्लैक होल है, तो ब्लैक होल, बहुत लोगों का कहना है कि ब्लैक होल के अंदर तो पूरा यूनिवर्स भी हो सकता है। हो सकता है कि हम लोग जो खुद है वो ब्लैक होल में ही है। हो सकता है, क्योंकि वो वैसी बात हो कि मैं एक रूम में बैठा हूँ, आप रूम में बैठे हो, आपको लग रहा है कि मैं रूम में हूँ, मुझे लग रहा है आप रूम में हो, भले ही दोनों ही रूम में ही है। तो ऐसा भी संभावना हो सकती है कि आपके पास जो ब्लैक होल के अंदर यूनिवर्स हो। पॉसिबल है, क्योंकि अगर एक मछली को मैं ये बताने की कोशिश करूं कि ओशियन के बाहर भी दुनिया है, तो ये उस मछली के लिए इमेजिन करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि वो तो जिस तरफ भी देखेगी उसको तो पानी दिखेगा। तो उसके लिए तो दुनिया का मतलब पानी है ना। वो ऐसा तो नहीं बोल सकते कि राइट साइड वाला पानी और ये लेफ्ट साइड वाला पानी है, उसको पानी के अलावा कुछ और दिखे तो वो माने। तो हो सकता है कि हम भी वैसे ही हो, हम जिन चीजों को देख रहे हैं हमको इतना ही दिख रहा है, और बाद में हमको पता चले कि ये चीज भी किसी चीज के अंदर है। एक बड़ा अच्छा गाना है, आई थिंक शायद आमिर खान की किसी फिल्म में है कि है कहानियां है कहानी में हम, तो बहुत अच्छा लाल सिंह चड्ढा के। हाँ, तो ये वो गाना बहुत बहुत अच्छी बात बता रहा है, अगर उसको साइंटिफिकली सोचा जाए कि हम नहीं जानते कि हम कहानी सुना रहे हैं या हम खुद किसी कहानी का हिस्सा है। तो इट कैन बी टर्म एज इट जस्ट एन एक्सीडेंट, लाइफ इज एन एक्सीडेंट, गैलेक्सी इज एन एक्सीडेंट, यूनिवर्स इज एन एक्सीडेंट, गलती से इवोल्यूशन होगा वो एक एक्सीडेंट है, और ये शायद इसका कोई तर्क भी ना पता चले और महत्व भी ना पता चले कि चल क्यों रहा है। हाँ, और ये हो सकता है कि ये कहानी ऐसी एंड हो जाए, क्योंकि मैंने कहा ना कि सारी रियलिटी सब्जेक्टिव रियलिटी, अगर कल को मैं कोई अल्टीमेट रियलिटी ढूंढ भी लाऊं, तो हाउ वुड आई प्रूव कि दिस वन इज द अल्टीमेट रियलिटी, क्योंकि तब भी तो कोई ना कोई होगा जो बोलेगा कि ऐसा तो ये मतलब एंड तक कभी प्रूफ नहीं हो पाएगा कि एग्जैक्टली चालू क्यों खत्म क्यों। और दुनिया की सबसे बड़ी समझदारी इसी बात को एडमिट करने में कि देयर इज नो अल्टीमेट रियलिटी। तो फिर इसके बारे में सोचना भी बंद कर देना चाहिए। इसलिए द ग्रेट सोक्रेटिस सेज कि जितना हम जानते जाएंगे उतना हमको ये पता चलेगा कि हम कुछ नहीं जानते। तो वो सोक्रेटिस बहुत साल पहले बोल गए, लोग अभी भी अपने ईगो में को एडमिट करने को तैयार नहीं। लोगों को लग रहा है कि नहीं हम पूरा जान जाएंगे। हाँ, आप जहां पे हैं यू कैन डेफिनेटली इंप्रूव योर नॉलेज अबाउट दैट, थोड़ा आप और एक्स्ट्रा जान जाओगे, थोड़ा और, तो बट आप अल्टीमेट तक कभी नहीं पहुंचोगे। देयर कैन नेवर बी, मतलब अगर ये सबसे देखा जाए तो यूनिवर्स, स्टार्स, गैलेक्सी, ये सब इतने ज्यादा बड़े कंसेप्ट है कि जो धरती के ऊपर जो इंसान रहते हैं उनके अंदर जो जेलेसी होती है, एक दूसरे के प्रति जो मतलबी होती है, ये जो भी छोटे छोटे आकांक्षाएं होते हैं, ये यूनिवर्स के बारे में बहुत ही छोटे हैं, ना के बराबर है। यूनिवर्स तो यहाँ पे जो लोग झगड़ रहे हैं या जो लालच के अंदर हो रहे हैं या एम्बिशन कर रहे हैं, ये बहुत ही छोटे, इसके अंदर बहुत सारी चीजें लिखी गई है कि भाई ऐसा ही होगा वैसा ही होगा। आप बस एक रोल निभा रहे, जैसे कि आप क्राइम पेट्रोल में रोल निभा रहे, एक बार आप पुलिस थे, एक बार आप चोर थे, तो शायद इस जन्म के अंदर आपको एक रोल मिल गया हुआ है बस। तो उसके बावजूद भी आप अगर लड़ रहे हो तो बेवकूफी काम हो गया है। इसीलिए जब इंसान ज्ञान की पराकाष्ठा पे पहुंचता है तो वो मौन हो जाता है, वो ज्यादा नहीं बोलता, वो मौन हो जाता है, क्योंकि उसको तब समझ जाता है कि हम सब बेवकूफ है। जो कुछ भी मैं बोल रहा हूँ वो बातें भी बेवकूफी है, जो मैं थॉट दे रहा हूँ वो थॉट भी बेवकूफी है। इसलिए जितने अपने दुनिया में इतिहास में जितने भी महाज्ञानी हुए सबके सब चुप हो गए, सबने ज्यादा नहीं बोला, सबके सब चुप, क्योंकि दे आर एट पीस। हाँ, तो अब उनको ये बात समझ गई थी कि ये ढकोसले को आगे खींच के कुछ नहीं मिलना है। अल्टीमेटली आप एक ढकोसले के आंसर में दूसरा ढकोसला ही निकाल रहे हो, और आप खुश इसलिए हो क्योंकि आपको लग रहा है नहीं मेरा वाला ढकोसला उसके वाले ढकोसले से बेटर है, और ये सब लिखा हुआ है कि ऐसा होगा, पॉसिबिलिटी होगा, इसके बाद में कुछ ना कुछ होने वाला है। पहले से डिसाइडेड है, ये सब पहले से डिसाइडेड। तो अगर ये डिसाइडेड है तो क्या ये साइंस ने किया है या एस्ट्रोलॉजी ने किया है, क्या भगवान सच में है? नहीं, ये सब आउट ऑफ ऑल द पॉसिबिलिटीज ये एक पॉसिबिलिटी और एक पॉसिबिलिटी बन गई
कि ये ऐसा भी हो सकता है। अब अगर हम उस पॉसिबिलिटी का हिस्सा बन गए तो हमको लगेगा कि देखो जी जो लिखा था वही हुआ, और अगर हम उसकी जगह किसी दूसरी पॉसिबिलिटी का हिस्सा बन गए तो हमको लगेगा देखो तो सब झूठ लिखा हुआ था। तो अगर ये सर है ही नहीं तो ये भगवान का जो जाप करे फिर वो भी गलत हो जाएगा। आप जब जिस थियरी के हिसाब से चलते हो हम्म। विद इन दैट थियरी, तो आपको वो भी बात को मानना पड़ेगा ना। आप दूसरी थियरी में चले जाओगे तो जस्ट आप बिलीव मतलब यस, मतलब ये वही बात हो गई कि धरती के ऊपर आप कौन से कास्ट और कौन से रिलीजन में हो, बस। वो कौन से कास्ट का आप मान रहे हो, उसके हिसाब से सब चीजें चलने वाली हैं। जैसे मैं अक्सर बच्चों को हंसाने के लिए एक जोक हमेशा कहता हूँ कि मेरे को वो एक धर्म बता दो या वो एक जात बता दो जो महान नहीं है। हम्म। तो बच्चों को जब मैं ये पूछता हूँ तब उनका भी ध्यान जाता है कि हाँ यार ऐसी तो कोई नहीं है। और फिर जब मैं अगला सवाल पूछता हूँ कि जब सारे ही महान है तो महान सब थोड़ी हो सकते हैं, महान तो कोई एक ही हो सकता है। किसी एक को ग्रेट बोला जाता है, सबको ग्रेट नहीं बोला जाता है। तो फिर रिलीजन और टूथपेस्ट में फर्क क्या रहा? सारे टूथपेस्ट भी नंबर 1 है, सारे रिलीजन भी नंबर 1 है। तो अगर कोई इंट्रोस्पेक्ट करे, अगर अपने आप पे थोड़ा अंदर झांका जाए तो हर किसी को अपना आंसर मिल जाएगा कि ना आप राइट हो ना मैं राइट हूँ। आप जिसको मान लो आपको वो राइट लगेगा, मैं जिसको मान लो वो मुझे राइट लगेगा। Correct. आपका सत्य मेरा सत्य नहीं हो सकता, मेरा सत्य आपका सत्य नहीं हो सकता। इसीलिए हमेशा हम लोग बोलते हैं कि देयर इज ऑलवेज एन सब्जेक्टिव ट्रूथ, सब्जेक्टिव रियलिटी। देयर इज नो अल्टीमेट ट्रूथ, नो अल्टीमेट रियलिटी। ये आपका बिलीफ है कि आपको क्या सत्य लगेगा, और वो पर ईगो ये बात मानने को तैयार नहीं है। शायद यही वो चीज है जिससे धरती के ऊपर के सारे झगड़े खत्म हो सकते हैं कि सब। अगर कोई इंसान समझ जाए कि उनका मानने का तरीका, सोचने का तरीका अलग है और आपका हमारा बहुत ही अलग है। तो मैं बहुत ही आपको लकी मानता हूँ कि हमने इंटरव्यू किया। तो इसके द्वारा आपको संदेश यही दिया जाता है कि ये तो आपका पार्ट 1 था यूनिवर्स से रिलेटेड, एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड। इसके बाद हमारे पास आने वाला है पार्ट 2 और फिर एक पार्ट 3 भी आने वाला है। इसके लिए आपको थोड़ा समय रुकना होगा। इसी एपिसोड को हम लोग अभी समाप्त करेंगे बहुत ही अच्छे टोन पे, जहाँ पे हमने दुनिया की बहुत सारी चीज़ों को जाना और हमको ये समझ में आया कि धरती के ऊपर जो चीज़ें हो रही है शायद बहुत ही छोटे लेवल पे है। और अगर आप ये इंटरव्यू को देखोगे, और मैं तो चाहूंगा कि आप जितना शेयर कर सके इसको शेयर करिए, ताकि लोगों को समझ में कि दुनिया बहुत बड़ी चल रही है और हम बहुत ही छोटा सोच रहे हैं। तो अभी इसको हम यहीं पे एंड करना चाहेंगे। मेरी तरफ से बस इतना है कि मैं अभी उस लर्निंग प्रोसेस के कंटिन्यूएशन में हूँ। सो नो वेयर आई एम क्लेमिंग कि जो कुछ भी मैंने कहा है वो एकदम अक्षरशः सत्य निकलेगा। कुछ ट्राई किया है, थोड़ा बहुत पढ़ा है, जो थोड़ा बहुत जानता हूँ। अगर आप लोगों को इसके बारे में और भी जानना रहा तो मैं डेफिनेटली इन सारी थियरीज को रिविजिट करूंगा। इनमें और भी बहुत सारे अपडेट्स आए होंगे, उनको फिर से पढ़ूंगा। आप लोगों के खुद के कोई सवाल हो तो ठीक है, आप देख लो, कमेंट बॉक्स में लिख दो। आई वुड ट्राई माई बेस्ट कि मैं इस पर कुछ और नॉलेज भी दे पाऊँ। और ये सच में मैंने आज तक जितनी भी इंटरव्यूज वगैरह किए थे, ये आप लोगों को शायद पता ना हो, ये मेरे सबसे पुराने स्टूडेंट्स में से एक है। एंड दिस वॉज द बेस्ट टाइम दैट आई स्पेंडेड विद हिम। सो इट रियली वॉज अ वेरी गुड इंटरव्यू। और आपका जो पार्ट 2 आने वाला है यूनिवर्स और एस्ट्रोलॉजी पे, ये आपके कमेंट बेस पे होगा। आपके पास भी अपॉर्चुनिटी है कि आप कमेंट कर सकें, वो सवाल हम लोग यहाँ पे लाएंगे ताकि और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान दे सकें।